3-4 लाख रुपए लग गए थे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। चैलेंजेस बहुत है ना, फेसबुक पे पैसे दिख रहे हैं तो पैसे आएंगे नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। ये डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं अकाउंट्स। हमने एक पूरा अकाउंट बिल्ड किया था इतने पैसे लगा के, हमारा अकाउंट मोनेटाइज हुआ, 1 रुपया नहीं आया। हमारे पास जब लोग आते हैं ना बोलते हैं भाई हम टिकटॉक पे पैसे कमा रहे हैं, फेसबुक पे हमारा नसीब नहीं चला, वही नसीब वाला फैक्टर है। क्योंकि फेसबुक पे हमारे पेजेस फ्लैग हो जाते हैं, पे आउट हमारा अच्छा खासा बना था, हमें मिला नहीं। और लॉन्ग पे मेरा डेली पोस्टिंग पे कभी भी वो नहीं रहा। कुछ निशेज ऐसी हैं जो डेली पोस्टिंग मांगती हैं, वरना लॉन्ग आप हफ्ते में 3 डालें। ट्रिपल टी वाला फॉर्मूला है आपका, वो ट्रिपल टी वाला फॉर्मूला क्रैक कैसे करें? डिस्क्रिप्शन में डोनाल्ड ट्रम्प लिख दो, एलन मस्क लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये YouTube का राज है। थंबनेल इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, वो अच्छा होगा तो मैं वीडियो को देखूंगा। या 26 में YouTube में 5 ऐसी निशेज हैं जिस पर काम करना चाहिए। मूवी इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, क्या उसका सीक्रेट टाइप्स चीज़ें हैं, स्कैंडल्स वगैरह। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर, अभी तो नाम भी नहीं आ रहा। तुम GFX मेंटोर देखते हो? आपके चैनल पे ना कोई वीडियो सिखाने के लिए आती है। पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर्स के खिलाफ एक्शन लिए गए, चीज़ें लिए गई। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है। जो भी सीन हुआ इस वक्त यूट्यूबर के साथ, जो कराची में हुआ था, शर्म की बात है यार। मिस्टर बीस्ट ना अपनी वीडियो पे कमाने से भी ज़्यादा लगाता है। मेरे US में कितने चैनल्स चल रहे हैं ये पब्लिक को बात नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई क्या हाल है? मेरा नाम है एहसन अजीज़ और मेरे साथ मौजूद हैं सैफुल ईमान। सैफ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह एहसन भाई सर। रेडी हो आप? रेडी। आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ अवेज़ भाई हैं। अवेज़ करनी भाई इज़ द ओनर ऑफ MOQ ऑटोमेशन, और पाकिस्तान में AI ऑटोमेशन पे बहुत आगे काम करने वाले। एंड माशाल्लाह इससे पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं आपके साथ, एंड बहुत गुड सीन है। तो अब आगे से कंटिन्यू करते हैं अवेज़ भाई के साथ। अवेज़ भाई कैसे हैं पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अवेज़ भाई 2025 में हमने एक पॉडकास्ट किया था, आज 2026 में हम दोबारा पॉडकास्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे अपना बताएं कि इस ड्यूरेशन में अवेज़ करनी साहब क्या कर रहे थे? ओवरऑल आपके पॉडकास्ट के बाद हमने रमज़ान में किया था मेरे ख्याल से 2025 में, और अभी रमज़ान में ही मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट रिलीज़ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो पूरा एक है कि सेकंड टाइम मुलाकात हो रही है और काफ़ी चेंजेस आई यार चीज़ों में। जो डिस्कस चीज़ें पहले की थी उससे काफ़ी चीज़ें चेंज हुई यूट्यूब पे। बहुत सी चीज़ों को फेस किया और लाइफ चल रही थी, साथ साथ में यूट्यूब भी चल रहा था। यूट्यूब के साथ दूसरी चीज़ों को बहुत एक्सप्लोर किया, टूल्स बिज़नेस को, दूसरे प्लेटफॉर्म्स को, कि वो मोनेटाइजेशन में कैसे पैसे दे रहे हैं। म्यूज़िक कंपनीज़ का बड़ा एक इन हुआ था चीज़ें, और फिर उनके साथ टर्मिनेशंस वगैरह वाले। तो इस साल में ना बहुत कुछ अचीव भी किया और बहुत कुछ खोया भी। म्यूज़िक कंपनीज मतलब यूट्यूब पे शॉर्ट्स म्यूज़िक कंपनीज़ जो है ना वो आई थी, जिसमें थर्ड पार्टी कंपनीज़ पैसे दे रही थी। अगर आपके शॉर्ट्स पे बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो आप उनसे इंटीग्रेशन करते थे अपने चैनल्स की उन कंपनीज़ के साथ। वो कंपनीज़ भी कुछ परसेंटेज रखती थी और फिर वहाँ से पैसा बनता था। तो ये मेरे ख्याल से ये आपने लास्ट पॉडकास्ट पे मुझे बताया था, मतलब बैक कैमरा पे, मतलब आपने जो है क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से पॉडकास्ट पे हमारी ये डिस्कशन नहीं हुई थी क्योंकि उस वक्त हम इतना ज़्यादा इन चीज़ों में इन नहीं थे। बीच में ही मेरे पास कुछ 1-2 कंपनीज़ के वो आए थे और फिर बड़ा एक अच्छा काम चल रहा था, पैसे बड़े अच्छे बन रहे थे। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे इतने अच्छे पैसे नहीं मिलते। तो फिर ये हुआ था कि लेकिन सब्सक्राइबर मिलते हैं शॉर्ट्स से। सब्सक्राइबर्स तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा था कि थर्ड पार्टी से आपके पैसे बन रहे थे। तो हमने काफ़ी फ़ायदा भी उठाया उस चीज़ का, पैसे बनाए भी हमने, अपने इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी कमा के दिया। फिर ये हुआ कि यार कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आ गई, कुछ ऐसी AI की पॉलिसीज़ आ गई जिसकी वजह से वो कंपनीज़ अब एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। उनका टर्मिनेशन हो गया, वो बिल्कुल गायब हो गई यूट्यूब से, कोई वो नहीं है, सारे प्रोसेस ख़त्म हो गए। तो अब ये है कि अब टोटली हम एडसेंस की तरफ आ गए। पहले ये था कि हमारी एडसेंस से अर्निंग अलग होती थी और म्यूज़िक कंपनी से अलग अर्निंग होती थी, तो पैसा दोनों साइड से बनता था। तो मतलब वो मॉड्यूल सही से कामयाब नहीं रहा? नहीं हुआ, 6-8 महीना चला होगा जिसमें हमने रफली कुछ रेवेन्यूज़ निकाल लिए हमारी व्यूज़ की हेल्प से, और परसेंटेज उन्होंने भी कमाया। अच्छा अवेश भाई, हम आएंगे ऑटोमेशन पे भी आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि हम थोड़ी मज़े की बातें करते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट का एक पहले भी किया है, उसमें बड़ी हमने टेक्निकल बातें करी थी। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि पैसा कमाना क्या आसान है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में पैसा कमाना अब के दौर में बहुत आसान है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों और आपको ये पता हो कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कैसे करना है। बहुत से लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको अवेल नहीं करते। बस वही है कि यार कर लेंगे, ये जो कर लेंगे वर्ड है ना, ये फिर
टाइम ख़राब कर देता है। तो मेरी नज़र में जो बंदा आज के दौर में ये जानता है कि पाकिस्तान में इतनी सारी चीज़ें हैं और उससे पैसा बन सकता है और वो उस चीज़ में काम स्टार्ट कर दे, तो फिर वो पैसे बना सकता है, उसका एक अच्छा खासा सेटअप जो है ना वो चल सकता है। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ के लोग इतने मैच्योर हैं कि वो मतलब इस तरफ जा सकते हैं? यार हमारे लोग जो हैं वो बस शॉर्टकट सक्सेस इसके पीछे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पैसा नहीं बनता। अब आप मुझे एक बात बताएं, $1000 कंसिस्टेंट आपको पसंद आएगा या $1000 विद इन 1 महीने में से आपने कमा लिया और आप पीछे हो गए, उसमें मजा आएगा? कंसिस्टेंट में पसंद आएगा, हर महीना पैसा बनेगा तो मजा आएगा। ऐसा ही है। तो बस हमारे यहाँ यही सोच नहीं है कि यार वो शॉर्ट टर्म सक्सेस है ना, कि मैं $1000 1 महीने में निकाल के पीछे हो जाऊँ। अब वो ये नहीं देख रहा कि मैं 6 महीने तक $1000 कमाऊँगा तो $6000 बनते हैं। वो मतलब वो किसी काम में मतलब हमारी काम कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, और बस ये है कि इस काम में मैं घुस जाऊँ, क्रिप्टो में घुस जाऊँ, यूट्यूब पे घुस जाऊँ, फेसबुक पे घुस जाऊँ, जहाँ मेरा पैसा बन जाए बस मैं वहाँ यहाँ जो चीज़ ट्रेंड पे चल रही है, जो चीज़ ट्रेंड पे। तो लाइक आपकी नज़र में अगर हम इसको इस तरह रखें कि पाकिस्तान में फॉर मे बी अ टीनेजर या ऐसे लोग जिनको इससे पहले इंटरनेट के बारे में बेसिक से ज़्यादा कुछ नहीं पता, आपकी नज़र में ऐसा इंसान इंटरनेट के थ्रू या ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू पैसे बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। लाइक इफ़ वी वर टू ब्रेक इट डाउन टू अ 5-year-old या टू अ 5th grader जिसको नहीं पता है, तो क्या वेस्ट करनी इसको ब्रेक डाउन करके बता सकता है कि हाँ यार, अगर आपको सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के अलावा नहीं पता है कि इंटरनेट में और भी चीज़ें होती हैं, वुड यू ब्रेक इट डाउन फॉर देम, और आप उनको बता सकते हैं कि हाउ दे कुड अर्न आउट ऑफ इंटरनेट या यूट्यूब? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले ना इंसान का इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। अब मैं हर किसी को यूट्यूब पे नहीं चला सकता, क्रिप्टो वाला हर बंदे को यूट्यूब पे नहीं ला सकता है, क्रिप्टो पे नहीं ला सकता। तो मेनली आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। मुझे यूट्यूब पे इंटरेस्ट था तो मैं आज भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे। मैं खराब हूँ, 7 साल हो गए मुझे, यस माशाल्लाह। तो मुझे इतना टाइम हुआ तो मुझे पता है ना कि यूट्यूब से क्या चीज़ें, हाँ अलग चीज़ें एक्सप्लोर मैं ज़रूर कर रहा हूँ। अब एक 5th grader है, बिगनर है, वो बेसिक तरीके ढूंढ रहा है कि मैं इंटरनेट से कैसे पैसे कमाऊँ, तो सबसे पहले तो वो अपना स्किल सेट फाइंड करे कि मेरा इंटरेस्ट जा किस तरफ रहा है। क्योंकि मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि एक इंसान 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए काम नहीं करता, उसे लॉन्ग टर्म काम करना होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे मैं सालों भर एग्जिस्ट कर सकूँगा, क्योंकि मुझे उसके पोटेंशियल का इतना वो नहीं था जब मैंने स्टार्ट लिया था। बाद में जब चीज़ें हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं भाई। आज ये है कि आपके पास मल्टीपल वे हैं यूट्यूब से भी अर्निंग करने के, और प्लेटफॉर्म्स भी आ गए जिनकी मोनेटाइजेशंस हैं, तो आप सबसे पैसे कमा सकते हैं। तो जो भी बिगनर है, सबसे पहले तो फाइंड आउट ये करे कि उसका खुद का इंटरेस्ट क्या है। फिर वो अगर यूट्यूब पे उसका इंटरेस्ट है तो यूट्यूब आसान भी है और मुश्किल भी है, दोनों चीज़ें हैं। देखें अब ये डिपेंड करता है वर्किंग पे। एक बंदा बहुत ज़्यादा टाइम लगा के काम करेगा और उसको चीज़ों का नहीं पता है तो वो फेल ही होगा। इससे बेहतर कि वो कोई चीज़ों को पहले कोई देख ले कि किस तरह से काम हो रहा है। फ्री हर चीज़ मिल जाती है। हमने बहुत कुछ इवन के सिखाया हुआ है सोशल मीडिया पे, आपको इतना हमने गाइड कर दिया है कि आप एटलीस्ट मैं तो खुद कहता हूँ भाई, मेरी वीडियोस के थ्रू आप एटलीस्ट $100-200 की इनिशियली स्टार्टिंग तो ले सकते हो यूट्यूब से। इतना तो कंफर्म्ड है कि मतलब पहले महीने आप इनरोल हुए, आपने चैनल बनाया, तो दूसरे तीसरे महीने से आप कमाना शुरू कर दोगे। इनरोल वाली कोई चीज़ नहीं है मतलब वही मतलब ये कि भाई आप एक चीज़ पे आपने स्टार्ट लिया और आपने विद इन 2 to 3 months में अपने आप को आप इतना स्टैंड कर सकते हैं कि आप इतने पैसे कमा सकें मोनेटाइजेशन से। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये जो 3 महीने है ना, इसमें आपका सर नीचे और बस काम ऊपर हो, और ये नहीं होता है। कंसिस्टेंसी की गेम है। एक दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन बैठ गए, चौथे दिन काम किया, 5वें दिन बैठ गए, तो वो जो गैपिंग आ जाती है ना यूट्यूब पे, तो वो भी गेम ख़राब हो जाता है। यूट्यूब का गेम कंसिस्टेंसी का है। अपलोडिंग चाहे वो हो, चाहे वो चैनल को लेके चलने में हो, उस तरह से, लेकिन इंसान कमा सकता है। अच्छा अवेश भाई, आप कितना कमा लेते हैं? मतलब तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये ऑल्टो में रख के बता दें। ऑल्टो की बात नहीं है, लेकिन मतलब एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज आपका कौन सा ऐसा चैनल है जो आपको लगता है कि यार मुझे महीने के इतने बना के देता है वो? या मेरा एक चैनल आउट है, वो मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है, क्योंकि हम लोग अपने कोर्स में दिखाते हैं वो चैनल, मतलब फॉर मोटिवेशन पर्पस। वो चैनल की ख़ास बात ये नहीं है कि वो एक चैनल है तो वो पैसे बना के दे रहा है। वो चैनल की ख़ास बात ये है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग उस चैनल पे, और वो फिर भी पैसे बना रहा है। तो मेन ये चीज़ है, और इसको कहते हैं एसेट बिल्डिंग। और मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि यूट्यूब पे आपने एसेट बिल्ड करना है एट द एंड। मतलब आपने एक प्लॉट ले लिया और वो आपको जनरेट करके वो आपको दे रहा है। हाँ, तो मतलब ये है कि वो पोएम चैनल है,
और जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था तब से वो चैनल चल रहा है। आज उस चैनल को अराउंड जितना टाइम मुझे हो गया उतना उस चैनल को 2019 की क्रिएशन वाला चैनल है वो, और आज 2026 है। तो वो चैनल पे लास्ट पोस्टिंग जो हुई थी ना वो तकरीबन कुछ हुई थी 2022 या 2023 में। अच्छा। और आज उस पर कोई पोस्टिंग नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि उस चैनल पे कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई मैं कर नहीं सकता, बट ये है कि उसकी पुरानी वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। ओवरऑल उस चैनल की जो लाइफ टाइम व्यूअरशिप है 500 मिलियन की है। ओके। और आज भी वो व्यूअरशिप ग्रैब हो रही है। 6-7 लाख सब्सक्राइबर्स पर चैनल पहुंच चुका है नाइस। और अबाउट टू हिट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एंड इट्स स्टिल लाइक मेकिंग मनी। इट्स भले इतने टाइम से पोस्टिंग नहीं हुई है। बिल्कुल, वो एक एसेट बना हुआ है और मुझे पता है कि आज भी मैं उस पर पोस्टिंग फिर से स्टार्ट करूंगा तो वो एक अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकता है। अच्छा अवेश भाई, मुझे एक बात बताएं कि जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में इट्स सॉर्ट ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसमें हम रहते हैं, तो इसमें यूट्यूब या कोई भी ऐसा इंटरनेट प्लेटफॉर्म उस पर अपना 100% देना, अपना टाइम इन्वेस्ट करना कि आपको पता है हमारा वो मुल्क है कि आज हम यूट्यूब पे बैठ के सारे काम करें, हमें नहीं पता कल कोई नया मिनिस्टर है, कोई नई पॉलिसी आए एंड हमारी वो वेबसाइट पूरी बंद हो सकती है, बैन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लाइक ये जो पूरा वाला सीन है कि बिल्डिंग एन एसेट ऑफ एन यू नो अ वेबसाइट एंड गिविंग टाइम एंड एवरीथिंग, इज इट सेफ इफ यू नो यू आर लिविंग इन पाकिस्तान? ये रिलायबल एसेट बिल्डिंग है? वेरी गुड क्वेश्चन यार, मतलब ये तो बड़ा देखें हमेशा से मैंने शायद पिछली बार भी ये चीज़ कही थी और मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ, आपने डिपेंडेंट किसी भी चीज़ पे नहीं होना है, चाहे वो चीज़ आपको $10,000 क्यों ना कमा के दे रही हो। इफ़ यू आर अर्निंग तो एक कैपिटल बिल्ड हो रहा है आपका। सही है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सम अदर थिंग्स, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस हो सकता है, व्हाटएवर, वो कोई भी चीज़ है। मतलब फिर तो हम इसको एज ए लाइबिलिटी लेबल करेंगे, नॉट एज एन एसेट। क्या ख्याल है? नहीं, एसेट भी है भाई। देखें यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह आपने कहा ना कि कल को यूट्यूब बंद हो जाता है, ऐसा ही सवाल था आपका कि पाकिस्तान से यूट्यूब चले जाता है, और ऐसा हुआ भी था एक बार। ऐसा ही YouTube नहीं 2010 था। वाले टाइम पे गया था। अब बहुत ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान में इतने बड़े मीडिया हाउसेस हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, इनका कैसे काम चल रहा है, इनके इतने बड़े दफ्तर कैसे चल रहे हैं, यूट्यूब से चल रहा है। इनका टीवी से इतना बिजनेस नहीं है सर, जितना इस वक्त इनका यूट्यूब से बिजनेस है। सर ड्रामा इंडस्ट्री यूट्यूब पे खड़ी हुई है, पूरी ड्रामा इंडस्ट्री यूट्यूब पे खड़ी हुई है। ग्लोबली रिकग्नाइज हमारी ड्रामा इंडस्ट्री यूट्यूब की वजह से ही आप हुई है। देखें कि एक इंडिया में इतना व्यूअरशिप बड़ा मीडिया हमारे ड्रामा की चैनल है। इस वक्त जो ड्रामे प्रोड्यूस कर रहा है उसकी क्या अर्निंग्स है? ऐसा ही $1 मिलियन, बल्कि मैं कहता हूँ $1 बिलियन में अर्निंग्स है भाई। पुराने ड्रामे जो हैं जो इस वक्त नहीं चल रहे, उनकी भी तो व्यूअरशिप आ रही है ना। एक एपिसोड पे 300 मिलियन व्यूज हैं। 10 साल पुराने ड्रामे स्टिल जो है वो रनिंग में, और आप ड्यूरेशन देखो उनकी, एक घंटे का। तो यूट्यूब ऐसा नहीं है, आप देखो। और न्यूज़ चैनल्स हैं, इन्हीं मीडिया हाउसेस के वो न्यूज़ चैनल्स हैं। पॉलिटिशियंस हैं या जो भी चीज़ें हैं, सारी डिस्कशन उसी में हो रही है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इवन के पॉलिटिशियंस के अपने खुद के ज़ाती चैनल चल रहे हैं। हम मोस्टली हमारे जितने पुराने आप होस्ट उठा के देख लें, क्राइम होस्ट या कुछ, वो सब अब यूट्यूब और सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स की तरफ मूव कर गए। इवन के कुछ लोगों ने तो व्लॉगिंग तक स्टार्ट कर दी है कि भाई पैसे वहाँ से ही बन रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है कमिंग टाइम में कि यूट्यूब अब एग्जिस्ट नहीं करेगा पाकिस्तान के अंदर, और वो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में भी अलाउड नहीं है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन। दूसरी जो चीज़ें हैं, जिसमें हम क्रिप्टो की एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन ये है कि फेसबुक, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये अब ऐसा है कि ये फ्यूचर है। फेसबुक ने मोनेटाइजेशन ऑन कर दी पाकिस्तान में, कंटेंट मोनेटाइजेशन। और मुझे ऐसा फील होता है कि इन फ्यूचर ना टिकटॉक भी पाकिस्तान में इनेबल कर देगा अपनी मोनेटाइजेशन। हाँ, लोग कह रहे थे आज से तकरीबन 6 महीने साल पहले, बहुत सारे लोग कहते थे नहीं आएगा ही नहीं कभी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन आ गया। ऑडियंस बहुत बड़ी है ना, हमारे पास बड़ा बिजनेस है। ऐसा ही है, व्यूअरशिप है हमारे पास। अब हर गली में आपको एक नया कंटेंट क्रिएटर मिलता है। ये तो है। चले वो यूट्यूबर नहीं होगा, इंस्टाग्राम पे काम करता टिकटॉक पे काम कर रहा होगा, लेकिन कैमरे के सामने वो आ रहा है। तो ये है कि भाई फ्यूचर है। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक स्टेटस लगाया था कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स आर नेक्स्ट बिलियनर्स, और ये रियलिटी है। और इसमें एक और चीज़ भी है ना सैफ भाई, अगर यूट्यूब लेट्स सपोज फॉर इंस्टेंट अगर आप ये सोच लो कि यूट्यूब ख़त्म हो जाता है या बैन हो जाता है, तो नए लोग आ जाएंगे वो यूट्यूब को खाने के लिए। हाँ, मतलब फिर उनके पास मार्केट में गैप आ जाएगा फिल करने के लिए। इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ प्लेटफॉर्म का हटना या प्लेटफॉर्म को हटा देना इज़ नॉट पॉसिबल इन कमिंग टाइम। और ये तो खैर प्लेटफॉर्म के लिए भी खुद भी जो है, इट्स नॉट लाइक इट्स डैमेजिंग। प्लेटफॉर्म तो खुद से कभी भी नहीं जाएगा। हमारे पहले भी 2010 में क्या हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ने ही बैन किया था। हाँ, यूट्यूब की जगह क्या चलता था, डेली मोशन चलता था। ऐसा ही है। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो तो इस वक्त यूट्यूब जो है वो नंबर 1 पे है।
हाँ ग्लोबली मतलब लॉन्ग फॉर्म वीडियो फॉर्मेट्स में वही है वगैरह पे भी यूट्यूब टॉप पे आता है क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो यूट्यूब पे शिफ्ट हो रही है। इवन के पहले ये ड्रामे जो हैं ये टीवी पे चलते थे, ऐसा ही है। आज की जो खवातीन है वो यूट्यूब पे देख रही हैं। सर आमिर खान की फिल्म यूट्यूब पे आ रही है, आमिर खान ने रिलीज ही अपनी वो नई वाली मूवी एंड में subscription यूट्यूब पे model पे सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल पे। तो बस बात खत्म हो गई। जब इतनी बड़ी फिल्म जब यूट्यूब पे आना शुरू हो गई तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें भाई आपके पैसे भी बन रहे हैं, सब चीज़ें हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि यूट्यूब सिर्फ एक ड्रामा देखने के लिए बस वो है कि मुझे कोई चीज़ वॉच करनी है। बैकएंड तो किसी को पता ही नहीं कि भाई यही चैनल $1 मिलियन बना के भी दे रहा है अगले को। वही वाली बात है ना। एंड अवेश भाई आई हैड अ क्वेश्चन एक और कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो फॉर्म ऑफ कंटेंट आपका जो AI ऑटोमेशन वाली थिंगी है कि क्या जो यूट्यूब पे सर्टेन न्यू पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग AI या ये जो पूरी सिचुएशन चल रही है, इज़ इट लाइक मेकिंग इट हार्डर फॉर AI वीडियोज़ और AI कंटेंट क्रिएटर्स फॉर लाइक टू अर्न और टू रन देयर चैनल्स? यार इसको हार्डर नहीं कहेंगे, असल में देखें यूट्यूब ने बीच में जो अपडेट डाली थी 2025 जुलाई में कि मैं AI वाले चैनल्स बंद कर रहा हूँ, जिस पे पूरे पाकिस्तान में ऐसी हाइप बन गई थी, हर मीडिया चैनल लिख रहा था AI चैनल्स बंद हो जाएंगे। AI चैनल्स बंद तो नहीं हुए AI चैनल्स बंद। उसका कहने का मकसद सिर्फ ये था कि भाई आप अपने कंटेंट में 100% AI का यूज़ ना करें, आप थोड़ा सा अपना खुद का भी कंटेंट ना प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, ह्यूमन टच उस कंटेंट में, अपनी एफर्ट्स डालें। लाइक वॉइस हो सकती है, लाइक वॉइस हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग हो सकती है। अब हमारे लोग क्या कर रहे हैं, AI से पूरी वीडियो निकाल के डाल दी, उसमें आपकी अपनी खुद की मेहनत क्या है? ऐसा ही है। तो यूट्यूब पर आपको उस चीज़ के तो पैसे नहीं देगा ना। तो यूट्यूब की सिर्फ एक डिमांड थी क्रिएटर्स से कि यार हमारे जो वो क्रिएटर्स जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और कंपैरेटिवली टू जो न्यू क्रिएटर्स हैं जो AI की हेल्प से बनी बनाई वीडियो डाल देते हैं, तो ये उनके साथ ज़्यादती है। इसीलिए कुछ चैनल्स बंद हुए थे। AI के जो 100% रनिंग चैनल्स थे ना, जो सिर्फ टूल्स की बेस पे डिपेंडेंट हो गए थे, वो यूट्यूब ने बंद किए हैं, सस्पेंड किए हैं, और आज भी वो चैनल रिकवर नहीं हुए। तो लाइक व्हाट्स द क्राइटेरिया टू दिस के जैसे कोई क्राइटेरिया है कि यार अगर मैं लेट्स से या कोई भी आज बंदा नया AI चैनल स्टार्ट करने जाता है तो अवेश भाई क्या डूज एंड डोंट्स उसको बताएंगे इन टर्म्स ऑफ द होल यूट्यूब के जो भी अपडेट आई है कि ये दीज अदर डूज कि ये करना है लेकिन ये नहीं करना है, तो इस तरह व्हाट वुड बी द एक्चुअल स्टेप्स? चैनल अगर आपने स्टार्ट किया है तो कंटेंट आपने 50% ह्यूमन 50% AI रखना है। और डोंट में ये बात आ जाती है कि बार बार चैनल को ओपन करके नहीं देखना है कि मेरे व्यूज़ कितने हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है, यूट्यूब स्टूडियो को दिन में 50 बार खोल के देख लेते हैं कि आज मेरे 100 व्यूज़ हैं, थोड़ी देर बाद 200 व्यूज़ हैं। ये नहीं करनी चाहिए, ये डोंट में आती है चीज़ कि भाई यूट्यूब इस चीज़ को भी वो करता है। इंटरनेट कनेक्शंस का मल्टीपल होना, ये एक बड़ा डोंट में आता है कि यार ये ना करें आप, ये मिस्टेक्स हैं कि लोग घर से बैठ के भी चला रहे हैं, चैनल की अपलोडिंग्स हैं, किसी कहीं और लोकेशन पे भी चले गए, कोई रेस्टोरेंट में जाके बैठे हैं तुम्हारा डेटा कनेक्ट करके अलग पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त पहले नहीं देखी जाती थी, ये इस वक्त चीज़ें मैटर करती हैं कि यार एक लोकेशन रखनी है। चैनल आपने स्टार्ट किया, कंटेंट आपने घर में बनाया, एडिट करा, पोस्टिंग भी आप वहीं से ही करें, एक ही लोकेशन को आप रख लें कि भाई मुझे चैनल चलाना यहीं से ही है। और हमारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा ही है। यहाँ पर व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छा ये बड़ा एक होता है कि यार व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं ना तो फिर अब व्यूअरशिप डाउन नहीं होगी हमारी, तो वो बस कहीं पर भी गया उसने पोस्टिंग स्टार्ट कर दी। और हमारे साथ इवन की ये चीज़ फेस हुई है, मेरे अपने साथ हुई है भाई। मैंने अपने घर से बैठ के की थी, मुझे व्यूज़ नहीं आए, ऑफिस में बैठ के की तो व्यूज़ आ गए। होता है, आज भी ऐसे कुछ चैनल्स हैं जिस पे वो चीज़ हो रही है, मैं घर से बैठ के करता हूँ तो व्यूज़ आ जाते हैं, ऑफिस से बैठ के करता हूँ तो नहीं आते हैं। लाइक ये चीज़ वाकई होता है? ये बिल्कुल होता है सर, ये तो आजमाया हुआ है, लाइव है चीज़ें, और ये लोगों ने भी चेक की हैं और लोगों के साथ हुआ भी है। जब फीडबैक आपके पास चल गया है कि व्हाई इज दिस। अच्छा ये भी कहते हैं ना कि यार आपने अगर वीडियो अपलोड कर दी तो आप अपने चैनल से वीडियो नहीं देखो। हाँ बिल्कुल कहते हैं, ये भी होता है। बार बार आप यूट्यूब स्टूडियो पे ओपन करके नहीं देखो, आप बार बार उसके चेंजेस नहीं करो। लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहे हैं, कीवर्ड्स बार बार इन आउट कर रहे हैं। भाई एक लिमिट होती है। अब जैसे कि हमारी स्ट्रेटजी है, तो स्ट्रेटजी को हमें ये थोड़ी कहा भाई कि हर 2 घंटे बाद उसको करो। आप 48 घंटे 72 घंटे का टाइम पीरियड देकर उसकी ऑप्टिमाइजिंग होती है। एल्गोरिथम को थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है कि चैनल पे चल क्या रहा है, कंटेंट क्या दिख रहा है, किस ऑडियंस की तरफ जा रहा है। इंप्रेशंस नहीं आते लोगों के, 0 व्यूज़ पे खड़ा हो जाता है, शैडो बैन हो जाते हैं चैनल्स। क्यों हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग करना, कमेंट्स में जाके अपने ही चैनल के लिंक्स दे रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करो, भीख मांग रहे होते हैं सब्सक्राइबर्स की। तो ये काम तो सही नहीं है ना, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो फेसलेस हो, दोनों कैटेगरीज इसमें आती हैं। ट्रेडिशनल वाला बेचारा बोलता है मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे,
फेसलेस वाला बोलता है मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे, तो वो जाके ना लिंक्स दे रहा है, भीख मांग रहा है मुझे सब्सक्राइब कर लो। और आजकल कमेंट्स में आपने देखा होगा लोग इस्लामिक बड़ा डाल देते हैं। हाँ, लोग ये बोलते हैं कि अगर तुम इस चैनल को लाइक करोगे तो अल्लाह तुम्हें ये नहीं, देगा। अगर इसको वो बहुत ऐसी रिलीजियस बातें करके लाइक करने वाले, ईमान वाले इसको लाइक करें एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो सब चीज़ें यार बिल्कुल वही है ना, मतलब एक तरीके से आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि भाई मुझे तुम्हें लाइक करना ही है। हाँ, वो अल्लाह का बंदा कर भी देता है, चलो यार अल्लाह का नाम लेके बस जबरदस्ती कर रहे हो कि लाइक करके जाओ, लेकर आप इस चीज़ को करना, तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है और इसको एक चैनल रनिंग बिजनेस में नहीं आता ये। भाई फेसेस होते हैं, ज़्यादा चैलेंजेस हमें भी आते हैं, सब चीज़ें होती हैं। सब्सक्राइबर्स का थोड़ा सा बढ़ना इतना आसान नहीं होता लॉन्ग चैनल्स पे। शॉर्ट्स पे चलो फिर भी आप कर ले, तो शॉर्ट्स की अर्निंग भी अब थोड़ी सी बेटर होना स्टार्ट हुई है पहले से। पहले आपको शॉर्ट्स पे बिल्कुल पैसे नहीं मिलते थे, अब शॉर्ट्स पे भी लोगों ने हज़ारों डॉलर कमाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन शॉर्ट पे सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी व्यूअरशिप मिलियंस में होनी चाहिए। आप लाखों व्यूज़ से अर्निंग कर सकते हैं, और मिलियन व्यूअरशिप वही लाता है जिसको पता है कि भाई मेरा कंटेंट इस तरह की, मेरी एडिट है, इस तरह की उसकी वर्थ है कि वो निकलेगा। लॉन्ग पे ये होता है कि आपको आरपीएम का फ़ायदा मिल जाता है, आप आरपीएम की हेल्प से चीज़ों पे काफ़ी जो है वो आगे निकल जाते हैं। कम व्यूज़ आए, एवरेज वीडियो ड्यूरेशन अच्छी है तो उस पर व्यूज़ आपको अच्छे मिल जाते हैं। लॉन्ग पे आई थिंक रिटेंशन की वजह से भी ज़्यादा फ़ायदा होता है, अगर आरपीएम आपको हाँ अच्छा मिल जाता है उस पर, डिपेंडिंग अपॉन द नीश ऑल्सो कि वो नीश अच्छा, लाइक पाकिस्तान में मतलब अगर मैं बात करूं कि यूट्यूब ऑटोमेशन में क्या पाकिस्तान स्टैंड करता है कंट्रीज़ में या टॉप कंट्रीज़ में? नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं। इस वक्त जो ओवरऑल यूट्यूब ऑटोमेशन का सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो इस वक्त यूएस एंड इंडिया में हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है। पाकिस्तान में यार देखें, अभी इस चीज़ की जो है ना वो हाइप स्टार्ट हुई है। जैसे 2020 में अमेज़ॉन की हुई थी, फिर शॉपिफाई आया था, तब था ना, हाँ क्रिप्टो आया था। लोगों ने कहा था ना भाई पाकिस्तान में अमेज़ॉन पे अब तीसरे नंबर पे नाम आ रहा है, दूसरे नंबर पे नाम आ रहा है, इतने वर्कर्स हैं। वो स्कैम ही रहा था, बैकएंड से ड्रॉप शिपिंग लोग कर रहे थे। अभी तक यूट्यूब की ऐसी कोई वो नहीं आई कि पाकिस्तान में, देखें काम हर बंदा कर रहा है अपनी जगह पे। फेसलेस के अंदर सबसे पहले तो अभी भी मैं किसी नए बंदे से मिलता हूँ ना, उसको बताता हूँ कि मैं फेसलेस चैनल्स पे काम करता हूँ, तो बोलते हैं फेसलेस क्या होता है या ये ऑटोमेशन होती क्या है। तो अभी लोगों को इतनी नहीं अवेयरनेस है, लोगों को ये पता है कि यूट्यूब से पैसा कमाया जाता है, व्लॉगिंग ये पता है, हाँ ये पता चल गया। क्योंकि देखें ट्रेडिशनल चैनल्स का भी पता तो है ही ना कि भाई मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ। अब हमारे व्लॉगर्स को लोग देख रहे हैं, वो इतने खर्चे वगैरह कर रहे हैं, तो पता है यूट्यूब की इनकम है। फेसलेस चैनल पे पैसे बनते हैं, लेकिन फेसलेस चैनल पे कंटेंट क्या बनाऊँ मैं कंटेंट कहाँ से निकालूं, कंटेंट कैसे गैदर होगा, ये प्रोडक्शन साइड से ना बंदा फेल हो जाता है। ऐसा ही है। सिर्फ चैनल को वीडियोस की बेस पे ही चलाना इस नहीं कह सकते कि आप एक चैनल रन कर रहे हो। ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। आपकी व्यूअरशिप है, आपको उसको मेंटेन करके रखना है पर मंथ की बेस पे, फिर उसमें क्या फंडामेंटल्स लग रहे हैं, क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, कंटेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, उसकी स्क्रिप्टिंग कैसे मैनेज हो रही है। जब आप एक नीश फाइनलाइज करते हो तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग क्या है, कैसे उसको लॉन्च करना है, कहाँ से करना है, कहाँ से रन करवाना है, कैसे करना है, व्यूअरशिप कैसे आएगी, ये सब मैटर करता है चीज़ें। तो उस बेस पे रन होता है। जैसे मैं अगर बात करूं अवेज भाई से पूछूं, लाइक आप ऑटोमेशन में यू हैव एक्सपीरियंस राइट, यू आर रनिंग लाइक अ कंपनी नाउ, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक बिल्कुल बंदा जो स्क्वायर वन से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना मुश्किल है टू अचीव द बेयर मिनिमम, जो मेरे ख्याल में हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बताया कि, या अभी ऐसे महीने में बताया कि 2 से 3 महीने के अंदर इट स्टार्ट्स गिविंग यू रेवेन्यू, या आपके लिए वो पैसा कमाना शुरू करता है, इट बिकम्स अ रनिंग चैनल। और वही वाली बात है, उसके लिए कितना टाइम देना पड़ेगा? हाँ एग्जैक्टली। अगर हमें एक अच्छे रेवेन्यू पे टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल $100-200 पे, हाँ ऐसा ही है यार ये तो आपकी मोनेटाइजेशन पे डिपेंड करता है ना। आप देखें कुछ चैनल्स की मोनेटाइजेशन 2 महीने में भी हो जाती है। लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, मैं 9 से 5 की जॉब करता हूँ, ठीक है, क्या मैं इस पे आके काम कर सकता हूँ? या जो हाउसवाइफ जो हमारी ख़वातीन है वो अमूमन मतलब घर में मतलब वो काम ढूंढ रही होती हैं, या बहुत सारी मैंने ख़वातीन को देखा है कि वो कुछ ना कुछ करना चाह रही होती हैं, कि साइड इनकम जनरेट होती है, हर किसी की ख्वाहिशात होती हैं। तो उनके लिए क्या टूल है कि वो कितना घंटे दें, 2-3 घंटे दें, या ऑब्वियस करनी से अपना जो है कोर्स लेके उससे सीख के समझ के, तो क्या टाइम ड्यूरेशन है कि यार 2 घंटे या 3 घंटे मैं दे दूं तो मुझे लगता है कि मैं $300 $400 पर मंथ में कमा सकता हूं? दिन के 2 घंटे आपको यूट्यूब को देने चाहिए। 9 to 5 जॉब वाला भी अगर कुछ करना चाह रहा है ना साइड इनकम के लिए, कि यार मेरी एक पैसिव इनकम यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाए, तो 2 घंटे एटलीस्ट यूट्यूब को दे। इसमें सब काम आ गया, रिसर्चिंग भी आ गई, फिर स्क्रिप्टिंग भी है, आपकी प्रोडक्शन भी है। फीमेल जो है वो भी अपने चैनल्स रन कर सकती हैं,
घर से बैठे बैठे कर सकती हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि बाहर जाओ, कहीं ऑफिस में जाके बैठो, वहाँ पर बस जस्ट लैपटॉप नीड और एक इंटरनेट। हाँ, आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट होना चाहिए, फिर तो आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठ के काम कर सकते हैं। आपके पास रोड मैप है कि मुझे ये काम ऐसे करना है, और वो रोड मैप आज के दौर में बहुत इजीली आपको मिल जाता है। बहुत क्रिएटर्स हैं, आप हमारे सोशल अकाउंट्स को देख लें, सब बताया हुआ A to Z कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है। तो लोग क्या करते हैं भाई, हमारे पास जब एक बंदा आता है ना, अपना चैनल दिखाता है, तो मेरी हमेशा से कंप्लेंट रहती है कि हमारा चैनल ऑडिट कर दें, ये एक आता है। और मैं जब ऑडिट करने के लिए चैनल को खोलता हूँ तो उसमें होती गिनती की 3 वीडियोज़ हैं। तो वो जो 3 वीडियोज़ में ऑडिटिंग तो हो नहीं सकती है, उस 3 वीडियोज़ से ये ज़रूर पता चल जाता है कि ये बंदा अब इस पर मज़ीद काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको 3 वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं है। तो वो 3 वीडियो से आप सक्सेस डिफाइन नहीं कर सकते, 3 वीडियो से आप प्लेटफॉर्म को बड़ा नहीं कह सकते कि यार मेरे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे। भाई जब इतने बड़े दुनिया के इतने बड़े यूट्यूबर को 100 वीडियोज़ के बाद सक्सेस मिल रही थी, वो खुद कहता है कि मुझे 100 वीडियोज़ के बाद मुझे सक्सेस मिली है। मिस्टर बीस की बात है, मिस्टर बीस ने खुद बोला था कि अगर आपकी पहली वीडियो हिट नहीं है तो आप 10वीं वीडियो बनाओ, 10वीं वीडियो हिट नहीं है तो 100 वीडियो बनाओ। तो भाई बात वही है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का लेवल ख़राब है। हाँ, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी कभी कभार डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ के मोनेटाइज हो गए, तो यार इनका कैसे हो गया, हमारा कैसे नहीं हो रहा, क्या हमारी दुश्मनी है यूट्यूब से, हमारा नसीब नहीं चल रहा है। वो नसीब फैक्टर को लेके आ जाते हैं लोग, वो मैटर करता है मेरी नज़र में। लेकिन ठीक है भाई, आप एफर्ट्स भी तो नहीं दे रहे। जो बंदा कह रहा है ना मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे सक्सेस नहीं मिली, वो मेहनत ही नहीं कर रहा है, वो फिर नहीं दे रहा अपना 100%। हम तो ऑडिटिंग करते हैं, हमें पता चल जाता है तुम कहाँ लैग कर रहे हो। फिर वो जब चीज़ें आप बताओ, यार ये तो हमें पता था, हम ये भी कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रही सक्सेस, तो आप कहाँ हम सही से नहीं कर रहे हैं। हम भी चैनल चलाते हैं भाई, मैं ये नहीं कह रहा हम जितने भी चैनल चलाते हैं वो सब सक्सेसफुल हो जाते हैं, हमारे पास भी फेलियर रेशो रहा है। एक वक्त में एमओ की ऑटोमेशन के पास 150 चैनल्स का भी पोर्टफोलियो था भाई, हमने इतने नंबर ऑफ चैनल्स भी रन किए हैं विद प्रॉपर टीम्स के साथ। अब हमारा वो नंबर कम कर दिया, क्योंकि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी, फिर आप क्वालिटी पे चले जाओ। क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी, हम लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे थे भाई, एक ही इंटरनेट पे या 2 इंटरनेट पे इतने ज़्यादा चैनल्स पे मैनेजर एक्सेस पे रन हो रहा है, चैनल्स भी सस्पेंड हुए, डीमोनेटाइज भी हुए, डेड भी हुए, वो चैनल्स आज भी पड़े हुए हैं जिस पे कोई काम ही नहीं हो रहा। तो मिस्टेक्स हमने भी की हैं, लेकिन हमने मिस्टेक्स करके सीखा ना, पता चला ना कि भाई ये हमें मिस्टेक अब नहीं दोहरानी है। तो ये अच्छा अवेश भाई, एक चीज़ और, मतलब अगर मेरा चैनल मेरा स्टार्ट हो जाता है, मैं 2 से 3 महीने में $200 $300 पे होता हूँ, तो क्या मुझे बैकएंड पे सेकंड चैनल रेडी करना चाहिए? मतलब ये स्ट्रेटजी ऑफ प्लान में हिस्सा होता है कि अगर एक ऑटोमेशन चैनल आपका रनिंग पे आ गया तो आप अपना रेवेन्यू डबल करने के लिए या उसी चैनल पे ही मैं वर्क करता रहूँ, साथ में दूसरा चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं है? मेरा एक सेम नीश को मतलब मशवरा होता है, आपके पोर्टफोलियो में ना एटलीस्ट 3 से 5 चैनल्स होने चाहिए। नाइस। एक चैनल अगर मैं कहता हूँ 50% रिक्वायरमेंट भी हिट कर लेता है ना मोनेटाइजेशन की, तो आप दूसरा चैनल लॉन्च कर दें, क्योंकि एक चैनल पे डिपेंडेंट होने का फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट 5 चैनल्स आप रखें, या तो 5 चैनल से $500 कमा लें, या तो एक चैनल से $500। अब लोग कहते हैं भाई एक से ही 500 आ रहे हैं अगर, तो मैं 5 क्यों खोलूँ? तो वो एक जब चले जाएगा फिर तो वो भी आना पीछे 400 तो आएंगे, लेकिन वो एक जाएगा तो पूरे ही 500 जाएंगे। आप समझे बात को? तो 400 आ रहे हैं, मतलब पर चैनल 100 आ रहा है, तो 400 सेफ है मेरे, एक गया है। यहाँ पर एक जाएगा तो पूरे ही 500 चले जाएंगे। तो स्ट्रेटजी सिंपल ये है कि भाई नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ाने पे फोकस रखो और मोनेटाइज करो, पैसे कमाओ, अपना कंटेंट है आपका, आप ओवरऑल हर प्लेटफॉर्म पे डालो, और एसेट्स बिल्डिंग है भाई। जिस तरह मैंने आपको बताया कि चैनल्स एक टाइम ऐसा आता है जब आप कुछ नहीं भी कर रहे होते तो आपको पैसा ऐसे ही बन रहा होता है, और ये चीज़ ई कॉमर्स में भी है, सही है। तो आपको एक टाइम देना है, और ये इतनी इजीली नहीं होती भाई, आप टाइम दोगे तो आपको चीज़ देखने को मिलेगी। अच्छा जी, जो AI कंटेंट है, अभी हम देखते हैं बहुत सारी वीडियोस ना, मतलब बहुत नॉर्मल वीडियोस लग रही होती हैं हमें, और कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ 3-4 दफ़ा ना कि यार ये AI कंटेंट है या ये रियल है। बड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इस पे व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा आती है, मतलब मिलियंस में व्यूअरशिप है। तो चलें AI मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा, यूट्यूब थोड़ा सा कहता है कि यार अपना 100% ना रखो, 20% आप अपनी एडिटिंग भी डालो या अपनी वॉइस डालो, या 20% ह्यूमन बेस्ड हो। तो फेसबुक और टिकटॉक पे ये जो AI कंटेंट चल रहा है, क्या ये हार्मफुल हो सकता है मतलब यूट्यूब के लिए, इनके लिए, क्योंकि वो भी मोनेटाइजेशन के लिए भी तो है ना, टिकटॉक भी है, फेसबुक भी है। तो अगर वही 100% AI चला रहे हैं, फेसबुक तो सपोर्ट कर रहा है 100% AI को, टिकटॉक भी कर रहा है 100% AI को, यूट्यूब नहीं कर रहा, तो लोग तो यही बोलेंगे यार हम तो मतलब हमें कुछ करना ही नहीं, हम फेसबुक और टिकटॉक से मोनेटाइज करके कर मान लें, यूट्यूब की ज़रूरत ही नहीं। चैलेंजेस बहुत है ना,
फेसबुक पे पैसे दिख रहे हैं तो पैसे आएंगे नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। हाँ ये इशू है। हाँ टिकटॉक पे भी यही है, डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं अकाउंट्स। हमने एक पूरा अकाउंट बिल्ड किया था इतने पैसे लगा के, हमारा अकाउंट मोनेटाइज हुआ, 1 रुपया नहीं आया, तो है 3-4 लाख रुपए लग गए थे। यूट्यूब पे मेच्योरिटी है भाई, यूट्यूब एक मेच्योर प्लेटफॉर्म है, वो हर चीज़ को इन नहीं करा तभी उसकी वर्थ बनी हुई है, उसकी वैल्यू है। लोगों को सबसे मुश्किल काम यूट्यूब पे लगता है क्योंकि वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है ना। हमारे पास जब लोग आते हैं ना बोलते हैं भाई हम टिकटॉक पे पैसे कमा रहे हैं, फेसबुक पे हमारा नसीब नहीं चला, वही नसीब वाला फैक्टर है। क्योंकि फेसबुक पे हमारे पेजेस फ्लैग हो जाते हैं, पे आउट हमारा अच्छा खासा बना था, वो हमें मिला नहीं, और यूट्यूब पे हम काम करने तो हमें इतनी ईजिली सक्सेस नहीं मिलती। तो यूट्यूब टाइम ज़रूर लेता है, मैं हमेशा कहता हूँ यूट्यूब टाइम टेकिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन सिक्योर है। सिक्योर है क्योंकि यूट्यूब पे आपको पे आउट के मामले में कोई LLC, कोई पेपैल, कोई वाइस कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लगा के आप पैसे निकाल सकते हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने पे हो, आप वहाँ का बैंक अकाउंट लगाओ, बैंक अकाउंट हर जगह का होता है, आप वो लगाओ, आपके पैसे मिल जाते हैं आपको एडसेंस पे, तो फिर क्या मसला है। ऐसा ही। अच्छा, मेरा एक सवाल था अवेश भाई इस तरह कि ख़ासतौर पे व्हेन इट कम्स टू ये फेसलेस चैनल और ये AI ऑटोमेटेड चैनल जिसमें आप ह्यूमन टच दे रहे हो, तो इफ़ आज एक बंदा एक नया चैनल स्टार्ट करता है तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे कि पोस्टिंग का रेशो क्या है, कि लेट्स से क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाली चीज़ है कि या तो वो एक अच्छी वीडियो डाले 3 दिन में एक डाले, या एवरेज वीडियो डाले लॉन्ग फॉर्म 10 मिनट 12 मिनट 20 मिनट की 25 मिनट की, डिपेंडिंग ऑन द नीश अगेन, कि वो डेली एक डाले, वीकली डाले, या व्हाट वुड बी द कंसिस्टेंसी उसकी इस तरह। एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल, AI फेसलेस वीडियोज़ में भी क्वालिटी क्या है वीडियो की। कॉम्पिटिटर चैनल्स की एनालाइजिंग बहुत ज़रूरी है इसमें कि हाउ दे आर वर्किंग। अगर आपकी नीश से रिलेट कर रहा है और आप उसको देख रहे हैं कि उसकी किस तरह से वर्किंग है। शॉर्ट्स पे तो मैं कहता हूँ 60 शॉर्ट्स पर मंथ, 2 शॉर्ट पर डे के, मंडे टू सैटरडे इस तरह आप प्लान कर सकते हो। और लॉन्ग पे मेरा डेली पोस्टिंग पे कभी भी वो नहीं रहा, कुछ निशेज़ ऐसी हैं जो डेली पोस्टिंग मांगती हैं, वरना लॉन्ग आप हफ्ते में 3 डालें, या महीने की अगर 6 भी डालनी है तो आप हफ्ते में कोई एक हफ्ते में 1 डाल दें, इस तरह एक साथ बहुत सारी डिपेंडिंग अपॉन द नीश के भाई क्या है। कार्ड्स की नीश पे मैंने देखा है लॉन्ग हफ्ते में 3 पोस्ट होती हैं, कार्ड्स की एक रनिंग नीश है। तो ये अब आपकी अपनी उस पर डिपेंड करता है भाई। बहुत से लोगों की वीडियोस बनने में 2-2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो टेक्स टाइम ना, क्योंकि 10 मिनट का कंटेंट 10 मिनट की वीडियो टाइम लेती है बनने में। शॉर्ट 1 मिनट का होता है तो वो AI से हेल्प करने में आप थोड़ा सा बहुत अपना बता लोगे तो बन जाता है। तो पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी आपकी ऐसी होनी चाहिए लॉन्ग के अंदर हफ्ते में 3, और शॉर्ट्स आप डेली पोस्टिंग करें। मैं तो कहता हूँ 4-4 घंटे के गैप से भी डाल दें। अच्छा, अभी यूट्यूब पे एक आया है AI डब का, जो इससे कोई बेनिफिट है, मतलब प्लस पॉइंट, जैसे अगर कोई इंग्लिश में कंटेंट बना रहा है उसको हिंदी डब भी मिल रहा है, या कोई हिंदी में बना रहा है तो उसको इंग्लिश डब भी मिल रहा है, तो ये क्या मतलब लगता है कि ये और ज़्यादा चीज़ें आसान कर देगा, ये व्यूअरशिप के लिए इफेक्टिव है, ये फ़ायदा है। अभी इस वक्त हम लोग पाकिस्तानी कुछ पॉडकास्ट वगैरह देख रहे होते हैं, उसमें भी ऑटो डब इनेबल होता है इंग्लिश में, और वो AI से इस तरह होता है कि आप कभी कभी सेंस भी नहीं कर पाते हो कि एक्चुअल किस लैंग्वेज में, तो आपको चेक करना पड़ता है खोल के। हाँ, तो ये है, देखिए फ़ायदा भी है। मुझे पर्सनली फीचर नहीं अच्छा लगा ऑटो डब का, वो आवाज़ ऐसी अजीब सी लग रही होती है, आवाज़ भी अजीब सी लग रही होती है। फिर एक बंदे ने इतनी वो की, फिर वो ऑटो डब कैसे आप उसको वो करोगे। अब मैं रिसेंट की बात है, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, एक्यूरेट करता है पूरा, देखिए वो तो लेजिट एक्सप्रेशंस, फेस मूवमेंट भी सारी। लेकिन अब मैं पॉडकास्ट देख रहा था, अब वो ऑटो डब पे लगा हुआ है, उसमें समझ ही नहीं आ रही थी कि वो AI रोबोटिक वॉइस में बिल्कुल चल रहा है। तो फिर अब हम तो ज़ाहिर है भाई रियल क्रिएटर की वॉइस सुनने गए थे, उसने क्या बातें की हैं उससे। तो लेकिन मैं ऑटोमेशन के लिहाज से कह रहा हूँ, ऑटोमेशन में इज़ अ बेनिफिट, हाँ उसमें कह सकते हैं। ट्रेडिशनल चैनल्स में मुझे चीज़ नहीं समझ में, हाँ ट्रेडिशनल ऑफ मेरी है, अपनी वीडियोस में भी ऑटो डब रील में ऑटो इनेबल हो गया है भाई। तो वो लोग मुझे कहते हैं भाई तुम ये वीडियो क्या होता है इंग्लिश में की बजाय उर्दू बनाओगे, हमें तो उर्दू समझ आएगी, पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको नहीं समझ में आ रही। और AI के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ है भाई, आपका कंटेंट हर वो लैंग्वेज में मिलता है आपको, स्पेनिश वगैरह में, हर टाइप जर्मन लैंग्वेज हर चीज़ में मिल जाता है। तो ये है कि सही है, कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं भाई। तो लाइक ये अलग अलग मार्केट्स को हिट करने में हेल्प करता है। जैसे एक फॉर्म ऑफ कंटेंट है, आपका टारगेट कंट्री लेट्स से ऑस्ट्रेलिया था या USA था, और सेम नीश का कंटेंट किसी और कंट्री में भी चल रहा है, जैसे पोर्टुगल हो गया, और वही AI से ऑटो डब से वो चेंज हो गया डब। तो लाइक इज़ इट इफेक्टिव कि ये एक साथ आपको हेल्प करेगा 2 कंट्रीज़ या 2 अलग अलग मार्केट्स टारगेट करने में, या इतना मैटर नहीं करता ऑडियंस को मैं अगर कहूँ तो कैप्चर करने में, क्योंकि अगर एक चीज़ चल US में रही है तो फिर उसकी ऑडियंस बहुत ही मुश्किल है कि आपको कोई और कंट्री से यहाँ पर आके मिले।
तो ये है कि ऑटो इनेबल हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा आप तो इसकी बात कर रहे हैं, व्यूअरशिप में भी मैंने देखा है थोड़ा अफेक्ट आया है, व्यूअरशिप कम भी हुई है इसकी वजह से। कम हुई है? कम भी हुई है, यस, बढ़ने के बजाय कम भी हुई है। कुछ चैनल्स पे मैंने देखा है फेस हुआ है। तो ये है कि कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान हैं। तो अभी वो भी यूट्यूब पे भी ट्राई एंड टेस्टेड ही चल रहा है वो अभी तक सही से। हाँ, अभी टेस्टिंग पर्पस पे चल रहा है, लेकिन ये है कि हो ही जाएगा जिस तरह अभी मल्टीपल चैनल्स पे आ गया। अच्छा, लाइक मतलब हम टारगेट ऑडियंस कैसे बनाते हैं? अब जितना मेरी एक्सपर्टीज़ है, ऑब्वियसली मेरा कंटेंट पाकिस्तान और इंडिया इसी रीजन की मतलब उनके लिए है, क्योंकि उर्दू में, हिंदी में होता है, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज मैं फेसलेस चैनल बना रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं दिखी कि अगर मैं कोई टैग्स में कोई ऐसी चीज़ें डालूं या डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी चीज़ें लिखूं कि मेरा चैनल अल्टीमेटली उठ के यूएस में दिखने लग जाए। तो उसके लिए कैसे वर्क करना पड़ता है? एल्गोरिथम में कैसे आता है लोगों की जो ऑडियंस? देखिए, वही बात हो गई कि मैंने जिस तरह का वर्थ ऑफ कंटेंट मेनली मैटर करता है, WOC, कि यूएस में क्या चीज़ इस वक्त रन हो रही है। हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं पाकिस्तानी चैनल पे अगर जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें करूं कि वो फिर यूएस में दिखना शुरू हो जाए। हाँ, कीवर्ड्स की थोड़ी बहुत रैंकिंग मैटर करती है, उसका सर्च वॉल्यूम देख के कि यार ये कीवर्ड यूएस में स्पेसिफिकली हिट हो रहा है, तो यूट्यूब सर्च पे जाके लोग इसको कीवर्ड टाइप कर रहे हैं तो आपकी वीडियो सामने आ गई। ये एक अलग चीज़ है। खुद से रिकमेंडेशन में जाना, वो फिर ये है कि भाई आपने कोई टॉपिक आपका ऐसा है जो चल रहा है रनिंग में वहाँ पर। ओवरसीज व्यूज आपको आते होंगे यूएस से, वो तो आते हैं ऑब्वियसली। हाँ, अब एक घोड़े तक वीडियो कैसे पहुंचानी एग्जैक्टली, है, हाँ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है पाकिस्तानी चैनल को उसको हिट करना, क्योंकि उसको नहीं समझ में आएगी, आपकी लैंग्वेज ही डिफरेंट है। यूट्यूब को भी पता है कि उसको रिकमेंड करना ये चीज़ फजूल है। तो ये है कुछ कीवर्ड्स में वो टेस्टिंग हो जाती है, लेकिन वो भी घोड़े तक स्पेसिफिक नहीं। ये यूएस में जो आपके ओवरसीज पर देखें, हर जगह का सिस्टम बना हुआ है, एल्गोरिथम को हर चीज़ पता है, सबका एक एआई वो है, उस पर एआई इतना अब तो आसान हो गया है कि चीज़ें हेल्प आउट कर देती हैं। हम लोग जो काम करते हैं तो सर उसमें निशिस का ऐसा है कि वो हमें चाहिए यूएस से ऑडियंस है पूरी, तो वो टारगेट ही वहीं पर ही होता है। वो लोगों को देखना ही वही पसंद है, बॉडी कैम है, क्राइम है, ऐसी जो निशेज़ हैं, इस पर व्यूज़ कहाँ से आते हैं? यूएस से ही आते हैं, और परसेंटेज वाइज व्यूज़ जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं। तो लोगों को देखना यही पसंद है। एज ब्रैकेट हमारा अच्छा होता है उसमें, 25 से 35 साल वाला, 45 से 60 साल वाला, तो आते हैं इस तरह से व्यूज़। आपकी वर्थ मेनली मैटर करती है। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम आपने मुझे एक चीज़ जो मेरी नॉलेज में भी आई थी, मुझे भी ये चीज़ मैंने सीखी और इम्प्लीमेंट किया, इस पर रिजल्ट आया है। मतलब जो TTT वाला फार्मूला है आपका, ठीक है, वो TTT वाला फार्मूला क्रैक कैसे करें? लाइक मैंने काफ़ी वर्किंग करी। अच्छा, कभी कभी मुझे ChatGPT भी सपोर्ट करता है, ChatGPT से मैं लेता हूँ मतलब, तो वो मुझे हेल्प करता है। लेकिन कुछ मेरे दिमाग की भी चीज़ें चल रही होती हैं कि यार हम ऐसे नहीं, थंबनेल में इस तरह चीज़ें। जो TTT यूट्यूब का फार्मूला है वो हम किस तरह क्रैक करें कि अगर कोई ऑटोमेशन पे आ रहे हैं या कोई ट्रेडिशनल चैनल है वो भी अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टैग्स और थंबनेल और टाइटल, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, यही आपके चैनल को उठा सकती हैं। और आप दुनिया में डिस्क्रिप्शन में डोनाल्ड ट्रम्प लिख दो, एलन मस्क लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टैग्स भी उतने मैटर नहीं करते। TTT में थ्योरी है, टाइटल है और थंबनेल है। थ्योरी मीन्स हुक, स्टार्टिंग जो शुरू के 10 सेकंड 15 सेकंड। टैग नथिंग, कुछ भी नहीं है। टैग तो यूट्यूब भी कह रहा है कि टैग मैटर नहीं करते। तो मतलब ये यूट्यूब का राज है। देखें, कंटेंट, थंबनेल इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। मैं थंबनेल देख के वीडियो को क्लिक कर रहा हूँ, अब वीडियो स्टार्ट हुई, उसमें चल रही है थ्योरी, हुक, वो अच्छा होगा तो मैं वीडियो को देखूंगा, वरना आपका जो व्यूअर है उसकी रिटेंशन ख़राब हो जाएगी। 5 मिनट का कंटेंट है और मैं 50 सेकंड तक सिर्फ देख के जा रहा हूँ, डैट मीन्स कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा उस कंटेंट की तरफ, तो मैं हट जाऊँगा वहाँ से, उस वीडियो को मैं स्किप कर दूँगा। तो टाइटल, थंबनेल, ये 2 चीज़ें तो कोर है। इसके अलावा तो आप निकल ही नहीं सकते आगे। थंबनेल में हमारी पिछली बार डिस्कशन हो रही थी, हमने कलर ग्रेडिंग्स पे बड़ी बात की थी, और ये भी लोगों ने टेस्ट किया था। कलर ग्रेडिंग बहुत सी निशेस पे मैटर करती हैं। जैसे कुछ ऐसी निशेस हैं जिसपे 2 कलर 3 कलर फॉर्मेट्स चलते हैं, इसके अलावा आप कोई भी कलर का थंबनेल डाल दो वो नहीं चलता। तो थंबनेल है, टाइटल की चेंजिंग आप करते रहो लगातार। और वो भी ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पुरानी वीडियो जो डेड हो जाती है, अगर उसके टाइटल और थंबनेल भी चेक करो तो वो एल्गोरिथम में आने लग जाती है। बिल्कुल, वो बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको टेस्ट कर रहे हैं। हमारी लैंग्वेज में इसको हम थंब फार्मूला स्ट्रेटजी कहते हैं कि आप भले पुरानी ओल्ड वीडियो को 1 साल पुरानी भी हो ना, मैंने देखी हैं ऐसी वीडियोस भाई जिनको इतना टाइम हो गया पोस्ट होते हुए,
उनको आप टाइटल चेंज करो तो उन पे व्यूज आ जाते हैं। अरे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है अभी तक ये करते हैं कि जैसे भुवन बाम हो गया, मैं पर्सनली उस दिन देख रहा था कि वो बहुत बहुत कम पोस्टिंग कर रहे हैं, मुश्किल से 6 महीने में एक आध वीडियो डालता है। वो अपनी सालों पुरानी वीडियोस के थंबनेल और वो अपग्रेड कर देता है और वो फिर रिकमेंडेशन में फिर से आ रही होती है 7 साल पुरानी वीडियो। तो थंब फार्मूला स्ट्रेटजी है यूट्यूब पे जिस पे वर्क होता है भाई, और बहुत अच्छे व्यूज जो है ना वो आपको आना शुरू हो जाते हैं भाई। ये यूट्यूब का राज है। ये अगर आपने सक्सेसफुल चैनल बनाना है तो ट्रिपल-T का फॉर्मूला आप अप्लाई करें। करो। अच्छा, आई हैड वन मोर क्वेश्चन कि अगेन वही पाकिस्तानी अवाम बड़ा वैसा सेंट्रिक है कि हमें हर चीज़ आसान चाहिए। तो अगर आपसे मैं रिकमेंडेशन पूछूं कि कौन सी ऐसी नीश होगी, लाइक रनिंग नीश तो आपने कहा बहुत सारी, अब अपनी नीश चूज़ कर लें, लेकिन कौन सी ऐसी नीश जो कि इट वुड बी द ईजीएस्ट कि उससे बंदा चैनल स्टार्ट करे और ग्रो करे एंड इट वुड ग्रैब अटेंशन, और वो 3-4 महीने जो भी उसका स्पेसिफिक टाइम है उसमें वो काम करना स्टार्ट कर दे। आप कौन सी रिकमेंड करेंगे? बड़े क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यार ये क्योंकि मुझे लग रहा है ये खुद शुरू करने वाला है। मैं घर जाऊंगा MOQ यूट्यूब पे खोलूंगा और ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाएगा। पता चले सैफ भाई अपना चैनल खोल के बैठे हो। सैफ भाई फाइनेंस कर रहे हैं। क्वेश्चन आवाम के हवाले से पूछ रहे हैं। देखिए नहीं, जनरल पर्सपेक्टिव ऑडियंस वाला। ऑनेस्टली अच्छी बात है क्योंकि हमारा पॉडकास्ट भी उन्हीं के लिए कि वो आपके पास ही आएंगे सीखने के लिए, चीज़ें समझने के लिए, तो लोगों को पता चलना चाहिए। चैनल स्टार्टिंग कैसे करनी है, यही क्वेश्चन था आपका एक नॉर्मल बिगिनर बंदे के लिए। और कौन सी ऐसी नीश आप अपने एक्सपीरियंस से 2026-27 की 2026-27 की कि यार हाँ ये नीश की टारगेट ऐसी है कि अगला इस पे काम भी कर सकता है और इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी दूसरी नीशेस। ऑब्वियसली कोई काम आसान तो नहीं होता। में 5 ऐसी नीशेस हैं जिस पे काम करना चाहिए। 1990s अमेरिकन हिस्ट्री पहली नीश, दूसरी WW2 टेल्स, ये भी एक नीश है, और तीसरी रोमन एंशिएंट हिस्ट्री, तीसरी, और चौथी जो है वो आपका है कि वाई डू स्टार्टअप्स फेल। ये बड़ी एक अच्छी चल रही है इस वक्त, जिसमें स्टार्टअप्स के बारे में होता है कि वो फेल क्यों है। बिजनेस में आ सकती है ये सैचुरेटेड इन अ सेंस, बिजनेस नीश पे नहीं आएगी, मतलब सैचुरेशन बिजनेस तो पूरे एक हुआ है, बहुत स्पेसिफिक नीश है, स्पेसिफिक कैटेगरी उसको पकड़ के ना काम कर सकते हो। और 5वीं जो मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट है, जो मैं कहता हूँ, मूवी इंडस्ट्री सीक्रेट्स। मूवी इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, क्या उसका सीक्रेट टाइप्स चीज़ें हैं, स्कैंडल्स वगैरह, ये बड़े चल रहे हैं। 5 ऐसी निश्चित हैं जिस पे मैं कहता हूँ 2026 पे आपने एटलीस्ट टेस्ट लॉन्च करनी चाहिए देखने के लिए कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन मूवी जो इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, डू यू थिंक कि ये मतलब ऑटोमेशन कैटेगरी में आएगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑब्वियसली जो मूवी चल रही है उसके बाद तो वो कंटेंट यूजलेस हो जाएगा ना, क्योंकि ऑटोमेशन का जहाँ तक मतलब है कि मतलब यही है कि वो रेवेन्यू जनरेट करके देता रहेगा लाइफ टाइम आपको। हाँ। ऐसा ही है ना, वो वीडियो चलती रहेगी, मूवी पुरानी हो जाएगी तो उसकी वर्थ खत्म हो जाएगी वीडियो। आपका बिल्कुल सही वो है, लेकिन देखें एक इतनी बड़ी मूवी है 2 घंटे की, अब उसके अंदर सिर्फ एक वही नहीं है कि यार एक मूवी के, आजकल वेब सीरीज़ बहुत आ रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ पे अपने यूट्यूब वीडियोस बना देते हैं। फीडबैक वीडियो आपने देखी होगी, ऐसे ही तो बहुत चलती है, मैं खुद देखता हूँ, इसी के अंदर ही आती है। उसका शूट कैसे हुआ, उसके बैक एंड जो है ना वो सब फैक्ट्स वगैरह शूट के बारे में, मूवी के बारे में क्या उसमें चीज़ें हुई, क्या बजटिंग लगी, तो लोग बड़ा देखना पसंद करते हैं इस चीज़ को। तो ये मूवी इंडस्ट्री सीक्रेट में आते हैं। वेब सीरीज़ वगैरह, अमेजॉन प्राइम की इतनी सीरीज़ हैं जिस पे इतनी यूट्यूब पे वीडियोस, और भाई उस पे मिलियंस व्यूज हैं। अभी जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स बड़ा रेलेवेंट हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग बड़ी स्पेसिफिक रील्स जो है वो जो लास्ट एपिसोड आया था जिस पे बड़ा एक इमोशनल कर दिया लोगों को, वगैरह आ गया, तो उस पे क्या है इतनी हैप्पी एंडिंग कर दी, हैप्पी एंडिंग हुई। तो उस पर जो है वो यूट्यूब पे बड़ा भाई फेसलेस चैनल्स ने बड़ा डिस्कशन किया है इसका, पूरा इंस्टाग्राम आधा बड़ा कंटेंट वहाँ से लोग उठा के डाल रहे हैं और व्यूज़ भी उस पर आ रहे हैं, और पूरी AI बेस्ड वीडियोज़ हैं जिस पे क्या है कि भाई इंग्लिश में कंटेंट बनाया गया है और एक करेक्टर आ रहा है, रोबोट उसने बनाया हुआ है, वो आके समझा रहा है क्या क्या हुआ और चीज़ें हैं, करेक्टर्स को उसने AI से ही बनाया हुआ है। तो इस तरह से भाई कर रहे हैं काम और मिलियंस में व्यूज़ हैं, मतलब पैसे भी बना रहे होंगे। तो ये है कि जहाँ पर जिसको जो कंटेंट समझ में आ जाए वो कर लेता है फिर उस पर। नहीं, मैं तो वैसे आई एम लाइक वेरी जेन्युइनली इम्प्रेस, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार ऑटोमेशन है ना तो बड़ी जेनेरिक फील्ड होगी जैसे बॉडी कैम है, बट ये जो स्पेसिफिक निशेस अभी आपने फाइनलाइज करी या आपने बताई कि यार ये 2026-27 का टारगेट है, ये तो एक्चुअली मैं बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, हम लोग जब अपना फीड स्क्रॉल करते हैं तो हमें ऐसी रील्स मिले तो हम एक्चुअली इन्वेस्ट होकर देखते हैं, तो ये बहुत मैं कहूँगा कि आई कैचिंग रील्स है। लेकिन आपकी नज़र में ऑटोमेशन क्या है, मुझे पहले बताएं। आप कह रहे हैं ना कि ऑटोमेशन में चीज़ हो रही है, ऑटोमेशन क्या है वैसे?
आप क्या समझते हैं यार automation मैं क्या है? मी पर्सनली बीइंग अ व्यूअर, मैं अगर ऑडियंस के उससे हाँ। बताऊं कि यार मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, आई सी कोई एक नहीं, रैंडम ऑटोमेशन वीडियो, का मतलब क्या YouTube है? ऑटोमेशन का क्या मतलब यार है? यूट्यूब ऑटोमेशन आज एन एक वीडियो ऐसी किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में विच इज़ AI जनरेटेड बट ह्यूमन टच के जैसे मैंने सारे फैक्ट्स फिगर्स या कोई AI वीडियो कर लिया और उस पर वॉइस ओवर मैंने अपना दे दिया एंड देन आई अपलोडेड, सो वुड इट बी टर्म्ड एज AI ऑटोमेशन? नो, देखें ऑटोमेशन का मतलब लाइक आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ऐड नहीं, कर नहीं, दूं बोलें, अवेश भाई, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा, आपसे सबने सुना है, मैं मुझे भी सर्कल लाइक तुम GFX मेंटोर देखते हो, हाँ जी, फिक्स मेंटोर देखिए वो उसकी वीडियोस। ऑटोमेशन है कि जो सदाबहार कंटेंट होता है, ऐसा ही है। मतलब GFX मेंटोर की कोई वीडियो पुरानी नहीं हो सकती, अगर किसी को फोटोशॉप सीखना हाँ है वो तो कभी भी खोल के देख ले। एग्जैक्टली, तो वो ऑटोमेशन का मतलब बेसिकली ये है अच्छा, तो कि वो ऑटोमेशन इस तरह कंटेंट वर्क ऐसा करता है। है, वो कंटेंट जो कभी भी पुराना नहीं होता, या मतलब ऐसा होता है कि लोग देखते हैं। जैसे वो वाली वीडियोस है ना कि लाइक एक और नीश में अवेश भाई को पता ही होगी कि वो Tutorials videos। गेम चल रहा होता है पीछे एंड आगे एक Voice वॉइस overs ओवर चल चल रहे रहा है, होते कोई हैं। स्टोरी चल रही है, दैट वुड बी ऐसा ही है, टर्म्ड लेकिन एज उसमें ये ऑटोमेशन टू। देखें ऑटोमेशन इज अ थिंग जिसमें अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि विदाउट डूइंग एनीथिंग जो काम हो रहा है वो ऑटोमेशन है, एग्जैक्टली। कि तो मुझे बिल्कुल खुद से simple कुछ words नहीं में। करना पड़ रहा, तो वो ऑटोमेशन है। इफ़ अगर मैं कहूँ कि भाई मैं एक चैनल रन कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं यूट्यूब फेसलेस चैनल रन करता हूँ। यूट्यूब ऑटोमेशन तो एक टर्म है कि भाई मेरे चैनल्स आज इस मकाम पे पहुंच गए हैं कि मुझे कुछ नहीं भी करना पड़ रहा, तो मेरे चैनल्स ऑटोमेट अर्निंग मुझे दे रहे हैं, वो ऑटोमेट वर्क हो रहा है। ऑटोमेट सिस्टम क्या होता है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, अब वो पूरा चल रहा है ऑटोमेशन पे। अब उसमें क्या है कि मेरी वीडियो भी खुद बन रही है, अब मेरे प्रॉम्प्ट्स गिवन है, तो मेरा 100% यही कंटेंट नहीं होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर उसकी पोस्टिंग भी ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे हो रही है, उसके टाइटल भी खुद ब खुद ही बन रहे हैं, उसके डिस्क्रिप्शन भी खुद ब खुद ही बन रहे हैं। तो मेरे लिए ये ऑटोमेशन है ना। इज ऑटोमेटेड। देखिए ना, मुझे एक चीज़ करनी पड़ रही है, तो मेरे लिए तो ऑटोमेशन तो नहीं हुई ना, वो मेरे लिए ऑटोमेट कैसे हुई, मैं तो मैनुअली काम कर रहा हूँ। तो ऑटोमेशन इज़ अ थिंग कि भाई आपने एक सिस्टम बिल्ड कर लिया। राइट नाउ अगर आप मुझसे पूछें तो एमओ की ऑटोमेशन का हमेशा से फोकस ये रहा है कि वी बिलीव इन बिल्डिंग सिस्टम्स, कि हम एक ऐसी चीज़ बनाएं कि हम उसमें प्रॉपरली चीज़ों पे पीछे हट के हमारा काम ऑटोमेट हो रहा हो। तो ब्रांडिंग मेनली मैटर करती है। वी बिल्ड ब्रांड्स नॉट चैनल्स। तो जो 5 साल के बाद भी रन हो रहा हो वो ब्रांड है, और 2 महीने तक चल रहा हो वो चैनल है, क्योंकि वो टेस्टिंग पे चलता है। अब जो तुम सवाल पूछ रहे हो ना, उसके लिए एफर्ट करनी है, वो जो ऑटोमेशन बनाना है ना, इसके लिए ऑब्वियसली 6 महीने, साल, 2 साल, 3 ये साल लो- वही आप 6 महीने के long बाद term कह चीज़ है। सकते हो कि नाउ आपकी एक पोजीशन ऐसी हो जाएगी, आपका चैनल उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई अब मैं कह सकता हूँ कि अब मेरा चैनल ऑटोमेट चल रहा है। अब मैं यूट्यूब ऑटोमेशन करता हूँ कि मेरी टीम पीछे बैठी हुई है, दे ऑल आर वर्किंग फॉर मी एंड नाउ आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। अब मैं दुनिया घूम रहा हूँ, मेरे चैनल मेरे पैसे बना रहे हैं, तो मुझे खुद से कुछ नहीं करना पड़ रहा। अच्छा अवेश भाई, हम कह सकते हैं कि लाइक जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने हैं, ठीक है, और जितने भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, ये भी ऑटोमेशन में ही आते हैं चैनल्स, मतलब ये भी यूट्यूब अगर इनके चैनल जो हैं वो अभी भी इस वक्त वो काम कर रहे हैं और पुरानी व्यूअरशिप से पैसे बन रहे हैं, तो बिल्कुल वो ऑटोमेट अर्निंग्स है। नाइस। तो अच्छा अब थोड़ा सा आते हैं, जैसे भी क्रैकडाउन हो रहा है, मतलब क्रैकडाउन ही कहूँगा मैं, क्योंकि पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर्स के खिलाफ एक्शन लिए गए हैं, चीज़ें लिए गई। ऑल तो मुझे पता है कि हम ऑटोमेशन का कंटेंट मोस्टली आउट ऑफ कंट्री में ही या यूएस में चल रहा होता है, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे अभी रजब भट्ट का लोग कह रहे हैं कि जैसे अभी वुकला ने उनके ऊपर अटैक किया, अब मैं तमाम को तो नहीं बोलूँगा कि हर वहाँ पे, लेकिन कुछ चंद 2-3 वकील थे, उन्होंने अटैक किया उनके ऊपर, और फिर डक्की भाई के साथ मतलब 100 दिन जेल में वो गुजार के आया। तो टॉप यूट्यूबर्स हैं, ये भी हमारे एसेट ही हैं ना, मतलब ऑल दो मैं ये कहूँगा कि चलो वो व्लॉगिंग करते हैं या उनका मतलब वो देखो उन्होंने वो नीश पकड़ी हुई है ना, चल भी ये रही है और कामयाब भी है, ऐसा ही है। ठीक है। मतलब ट्रेडिशनल अगर आप कंटेंट में देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में व्यूअरशिप ला के भी वही दे रहे हैं ना, क्योंकि 10 मिलियन यूट्यूब हिट कर, डकी हिट कर रहा है, रजब हिट कर रहा है 10 मिलियन, और इसके अलावा और 10 मिलियन पे कोई पहुँचा भी नहीं है, ऐसा ही है। यही लोग ही हैं। तो इनके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है, और जो जैसे गवर्नमेंट अटैक मतलब इनके ऊपर मतलब क्रैकडाउन कर रही है या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं यूट्यूबर्स की, तो आप क्या देखते हैं? या मेरा सिंपल मानना ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी ख़राब है, जो कि शायद लोग भी इस चीज़ से एग्री करें, जो जितना ज़्यादा ऊपर जाता है ना उसको उतना ज़्यादा नीचे कराया जाता है।
इंडिया में इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैंने कभी नहीं सुना कि उस एक यूट्यूबर के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हों। इवन कि यार हमारे जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं वो 25-30 मिलियन पे खड़े हुए हैं सब्सक्राइबर्स में। मतलब आप ऑडियंस तो देखो, और उनके कंटेंट्स की वॉट एवर XYZ कोई भी कंटेंट है, वहाँ भी डेली व्लॉगर्स हैं, वहाँ भी लोग फैमिलीज दिखाते हैं, सब चीज़ें। इवन ध्रुव राठौर ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके उसने सब बातें चीज़ें करी थी। बनाई, तो जबकि मैंने तो वहाँ नहीं का देखा crowd कि भी बड़ा यार ऐसा extremist कोई है। एक्शन उनके खिलाफ लिया गया हो, या फिर किसी को आप ऐसे एक लॉ आप अपने हाथ में ले रहे हो, आप मार रहे हो किसी को। वॉट एवर या जो भी है, रिस्पेक्ट मैटर करती है। और जो भी सीन हुआ इस वक्त यूट्यूबर के साथ जो कराची में हुआ था, मुझे जब वीडियोस मैंने जब देखी तो यार मुझे ये हुआ कि ये कितनी एक मतलब शर्म की बात है कि उस बेचारे को ये सब। फिर देखें बैक एंड स्टोरी जो भी है वो जैसा भी है, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे। मैं ये देख रहा हूँ कि कोई बंदा सही भी है जो जिसका कंटेंट बहुत अच्छा है, उसके साथ कल कोई चीज़ हो जाए तो बात तो वही हो गई ना। बात तो सही है। मतलब यहाँ पर एक रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है ना, ये ख़त्म हो गया है कि क्रिएटर की कोई इज्जत नहीं है। और लाइक जब देखिए ना 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाला एक यूट्यूबर है यार, आप उसको इस तरह से वो कर रहे हो, फिर आप उसका ऊपर से मजाक बना रहे हो, व्हाटएवर जो तो भी है, मतलब और नीचे से उठ के ऊपर गया है ना यार। यूट्यूबर के साथ नहीं, ये हर किसी के साथ हो रहा है। लाइक अगर वकार ज़का का देखो तो वकार ज़का के ऊपर भी बड़े सारे एलिगेशंस लगी, उसको सबसे मुल्क पहले छोड़ के तो जाना वही पड़ा। उसी के साथ ही था हाँ, ये सीन तो उसको जाके छोड़ना पड़ा कल को। मतलब लेट्स सपोज, मैं ये नहीं करा अल्लाह ना करे अवेश भाई, लेकिन आप भी ऑटोमेशन पे भी वर्क कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से अभी आप पायनियर्स में से वन ऑफ हैं कि जो ऑटोमेशन को पाकिस्तान में लेके चल रहे हैं, फ्रंट से लेके चल रहे हैं। कल को इंशाल्लाह जब ऑटोमेशन पूरी पाकिस्तान में खुलेगी, और जिस तरह टॉप कंट्रीज़ में अगर पाकिस्तान आता है, जैसे इंडिया और US में बहुत ज़्यादा चल रहा है काम, अगर पाकिस्तान में आता है तो कल को मतलब गवर्नमेंट आपके आप भी ऐसे कोर्ट में दिखेंगे कल को या नहीं? सर मैं तो फेसलेस हूँ ना। लेकिन नाम तो है ना MOQ ऑटोमेशन भाई रन कर रहा है यार इसको। MOQ ऑटोमेशन देखिए, मेरे US में कितने चैनल्स चल रहे हैं ये पब्लिक को बात नहीं पता। मैं किन निशेस पे काम कर रहा हूँ ये पब्लिक को नहीं पता। कितने डॉलर गिर रहे हैं ये पब्लिक को नहीं पता। मेरे चैनल्स किस नाम से हैं ये पब्लिक को नहीं पता। बिल्कुल सही। क्या मैं पैसे पाकिस्तान में उतार रहा हूँ ये पब्लिक को नहीं पता। यहाँ दुबई में मैंने पार्किंग की हुई है। तो बात ये, हाँ MOQ ऑटोमेशन की जहाँ तक बात है तो वो फेस वैल्यू में हम खड़े हुए। MOQ ऑटोमेशन का ऐसा कोई वो नहीं है कि यार हम लोग जो है वो कोई ऐसी चीज़ें वो करें इलीगल टाइप हो, या और ठीक है जो बंदा जितना ज़्यादा ऊपर जाता है और उसको उतना नीचे गिराया जाता है। मैं इसीलिए कहता भाई अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप लोग भी काम कर रहे हैं भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। और कैमरे के सामने काम करना ना इज़ नॉट ईजी। पब्लिक फिगर होना आज के दौर में इस मुल्क में स्पेशली मुश्किल हो गया है। आपको बहुत सी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है, और कम अल्फाज में, दबे अल्फाजों में आपको बात कहनी है। बहुत कुछ यू हैव टू लिमिटेशंस हैं। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम की कोई चीज़ वो तो नहीं। हम तो सर टीचर हैं, तो टीचर आता है बच्चों को भाई ने पहले ही क्लियर कर लिया भाई, हम तो टीचर हैं, हम टीचर हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं और चले आता है अपने घर पे, अपनी फैमिली के साथ खुश है। तो बस यहाँ है कि यहाँ पर ये बात हम ख़त्म करते हैं। अच्छा 2026-27 का क्या प्लान है? 2026 में यार बहुत प्लान है। सबसे पहले तो प्लान कमबैक का था। 2025 में हमने अनाउंस कर दिया था, क्योंकि मुझे काफ़ी ऑडियंस की तरफ से ना वो एक आया कि यार आपका कंटेंट अब पहले जैसा नहीं है। जो आप इन थे ना, एक हल्की सी भी अपडेट आती थी तो सबसे पहले वीडियो आपकी गिरती थी चैनल पे, अब वो गायब है। आपके चैनल पे ना कोई वीडियो सिखाने के लिए आती है, और ये पिछले 6-8 महीने से हुआ है। हम मेरे ख्याल से आपके पॉडकास्ट के बाद मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, ठीक है, जुनैद भाई के साथ। बिल्कुल, जुनैद भाई के पॉडकास्ट के बाद से हम चीज़ों में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। हम चीज़ों में इतना हिन हो गए, हमने ऑफिस भी सेटअप किया, सब चीज़ें की, टीम बिठाई, हायरिंग वगैरह की, हमने फिज़िकल ट्रेनिंग्स दी कि यार मैं सोशल मीडिया से ना बिल्कुल एक तरीके से गायब हो गया, मतलब कम एक्टिव हो गया। मेरी वीडियोस बहुत कम आ रही थी यार। अच्छा, ये मुझे ऐसा लगता भी है कि यार ब्रेक होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे सही बताऊं तो मेरा कोई ऐसा ब्रेक का इरादा नहीं था। हालांकि मेरे लिए उस वक्त सबसे पीक टाइम था और कि मैं चीज़ों में और वो करूं, लेकिन कभी कभार होता है कि यार इंसान अपने खुद के कामों में इतना उलझ जाता है चीज़ों में। कुछ प्लान्स थे, कुछ चैनल की लॉन्चेस थी, चैलेंजेस काफ़ी ऐसे आए, कुछ लॉसेस हुए,
तो फिर ये था कि फिर मैंने दिसंबर में अभी अनाउंस किया कि भाई अब हम MOQ ऑटोमेशन वेस्ट करनी, गायब नहीं होना चाहिए मार्केट से, हमें जो एक चीज़ है वो रखनी है, तो हमें अपना कम बैक देना है। तो अब हम कम बैक पे ही जो है वो अपने रील्स भी बना रहे हैं, चीज़ें हैं, सीरीज़ भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि लोगों को ना अपनी सीरीज़ के थ्रू मैं इतना वो करूँ कि उसमें वो बोर भी ना हो और बड़ा एंजॉय के साथ वो चीज़ सीखें, फन हो उसमें एक, कि यार वो सीख भी रहा है और उसको एक एंटरटेनमेंट भी मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट तो चाहिए लोगों को। ऐसा ही तो मैंने थोड़ा सा सोचा था व्लॉगिंग स्टाइल में ना, एक मतलब 1 मिनट की रील होगी, लेकिन उसमें ये होगा कि आप यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल स्टार्ट कैसे कर सकते हो, उसमें अब फिर चीज़ें भी हैं, सब बताना, एक सीरीज़ प्लान की हुई है, वो भी लाइनअप है, कुछ एपिसोड्स बन रहे हैं उसके। तो ये है कि मैं खुद ही कर रहा हूँ सारी चीज़ें, उसमें किसी की हेल्प नहीं ले रहा। इंटरैक्टिव फॉर्म ऑफ कंटेंट। अभी आपका क्या मतलब अगर कोई आपके साथ इनरोल होना चाह रहा है या कोई कोर्स आपका सीखना चाह रहा है, फुल आप जो कोर्स अभी वो क्या प्राइस ब्रैकेट में आप लेके चल रहे हो? यार अभी हमारे कोर्स की जो प्राइसिंग, अभी फिजिकल हमने बीच में चलाया था फिर बंद कर दिया, शायद हम कमिंग डेज में फिर से अनाउंस करें, शायद ना भी करें। फिजिकल में थोड़ा सा ये था, मैनेजमेंट बहुत करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लोग लाइनें, मतलब आप यूँ समझ लें, क्योंकि फिजिकल में क्योंकि इंसान थोड़ा बेहतर समझ लेता है चीज़ों को, ऑनलाइन में इतना अच्छा वो नहीं होता। ऑनलाइन अभी भी हमारे बैचेस चल रहे हैं, मेरी पर्सनल ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं, इस वक्त मेरा 15 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें आज भी उसकी क्लास है ज़ाहिर है। तो उसमें यह है कि 15 डेज़ एडवांस ट्रेनिंग, जिसमें सिर्फ हमने एडवांस सिखाना है, बेसिक हम कुछ भी कवर नहीं कर रहे। तो उसमें यह कि आपने एटलीस्ट पैसे निकालने कैसे यूट्यूब से, ये सब चीज़ें हम गाइड कर रहे हैं। बाकी 2026 में और बहुत प्लान है, ट्रैवलिंग के काफ़ी प्लान किए हुए, एक्सप्लोर करने का बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ कंटेंट क्रिएट करने का सोचा है, और ये है कि और भी नए चैनल्स बनाने हैं, पोर्टफोलियोज़ को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है, जो लोग हमारे साथ पार्टनर्स हमारे हैं उनके साथ बड़े लॉन्ग टर्म पे लेके चलना है, जो इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं ज़ाहिर उनका भी एक वो है, हमारे साथ ही बिज़नेस चल रहा है, तो उनके प्रॉफिट्स को किस तरह आप यूँ समझ लें मल्टीप्लाई करना है और बढ़ाना है, ताकि वो भी सेटिस्फाइड रहे। और कुछ चैलेंजेस चीज़ें हैं तो वो भी हम देख रहे हैं कि किस तरह उनको रिकवर किया जाए। तो वो प्राइस ब्रैकेट क्या चल रहा है अभी आपके कोर्स का? यार हमारा प्राइस ब्रैकेट $100 से स्टार्टिंग है, वही लास्ट टाइम जो आपने रखी? हाँ, प्राइसिंग यार हमने नहीं करी है, मतलब यूँ समझ लें आप कि मेरी जो अपनी पर्सनल ट्रेनिंग भी चल रही है उसका भी इस वक्त यही चल रहा है, $100 तो अभी अगेन इंस्टॉलमेंट प्लान आपका है? मतलब इंस्टॉलमेंट प्लान तो अभी भी हमारा चल रहा है, लोग कर लेते हैं, उसमें हम दे देते हैं यार, क्योंकि 3 महीने का है मेरे ख्याल से, डिपेंड करता है कि एक बंदा 1 महीने के अंदर फीस दे दे, बहुत से लोग 3-3 महीने में दे रहे होते हैं। लेकिन वैसे आपका कोर्स कितना टाइम चल रहा होता है? मेरा कोर्स की जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 1.5 से 2 महीने की है। ठीक है, इतना चलता है कोर्स, उसमें हफ्ते में 3 क्लासेस डेली भी नहीं होती, हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस चलती हैं। और वो फिजिकल है या ऑनलाइन है? अभी तो ऑनलाइन चल रही हैं, फिजिकल हमने बीच में स्टार्ट की थी, 3 दिन हो रही थी हफ्ते में, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 2 बैचेस मैंने चलाया फिजिकल में, फिर हमने फिजिकल बंद कर दिया था। ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई कोर्स जैसे जो ना वही वाली बात की ऑटोमेशन चीज़ ऐसी है कि लाइक कोई भी अपने पास से स्टार्ट कर सकता है, तो हमारे यहाँ मोस्टली घरों में हमारी जो लेडीज़ हैं और बहनें हैं, जो भी हैं फीमेल्स, जो नहीं जा सकती घर के बाहर जॉब करना है, कुछ करना है, अगर उनको AI ऑटोमेशन से काम करना है, लाइक दे नो ऑल द बेसिक्स के यार हम फ़ोन है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, उनके लिए कोई ऐसी कुछ सीरीज़ या स्पेशल समथिंग के जो उनको हेल्प करे स्टार्ट करने में, ऐसा कोई प्लान है आपका? यार मेरे चैनल पे कमिंग डेज में तो बहुत कुछ कंटेंट आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही आएगा। चैनल पे तो हमारी सारी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं। बाकी देखें, मैं एक चीज़ कहता हूँ, शायद लोगों को लगे बेच रहा है, लेकिन ये चीज़ रियलिटी है। आपने सीखने के लिए ना थोड़ा बहुत अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने भी किया, हमने भी सीखने पे अपने पे पैसा लगाया है, क्योंकि जो बंदा अपने पे पैसा लगाने का सोच रहा होता है ना, तो वो फिर बिज़नेस नहीं कर सकता, वो कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि फ्री चीज़ की वैल्यू नहीं होती, वो चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है एक वक्त तक। हमारे चैनल पे जो फ्री वीडियोस आएंगी, अब उस पर व्यूज़ अच्छे खासे हैं। अब मुझे पता है कि यार बहुत से लोगों ने सिर्फ देख के छोड़ दिया होगा। अरे फ्री है ना, पेड में आपको ना एक ट्रेनर का वो मिल जाता है। हमारे तो भाई ग्रुप्स पर हम एनी टाइम लगे हुए होते हैं, स्टूडेंट से पूछ भी रहे होते हैं क्या बना, कैसे बना, स्टूडेंट्स भी हमारे साथ कांटेक्ट में होते हैं। तो ये होता है कि जब आपके सर पे एक डंडा होता है तो फिर आपका काम हो जाता है, और वो सीरियस बंदा ही करता है। हाँ, वो पैसे जिसने दिए होते हैं तो फिर वो पूरा सीखने अच्छा, बहुत से ऐसे भी आते हैं, वो कहते हैं भाई हमें फ्री सीखना ही नहीं है, आप हमसे पैसे चार्ज करो भले। हम जो ऐसे होते हैं ना, जो विलिंग टू पे होते हैं कि भाई हम पैसे पे करने को भी तैयार हैं, आप हमें चीज़ सही सिखाओ, ऐसे भी लोग आते हैं। फ्री में ये कि भाई देखो अब थोड़ा बहुत पैसा आप अपने ऊपर लगाओ। मैं कहता हूँ $100-200 आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने ऊपर और रिटर्न में आप $1000-2000 कमा रहे हो, एक अच्छा ROI है, तो भाई फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
बिल्कुल लायबिलिटीज़ पे पैसा लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसी एक चीज़ पे लगाओ जिससे आपके पैसे बनना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अगर कोई मतलब आपके पास आता है, ज्वाइन करता है और वो $100 की आपकी लेता है, कोर्स की फ़ीस पे करता है, और चैनल बनाने पे कोई इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी आप $100 कर लें कंसिडर, $200 अगर आप एक बंदे ने इन्वेस्ट कर लिए, लेट्स सपोज टूल्स वगैरह खरीदने होते हैं, AI टूल्स की नीड होती है, कुछ भी सारी चीज़ें अगर वो करता है, $200 उसने इन्वेस्ट कर लिया, अप्रॉक्स 50,000 बन गए। 50,000 रुपये बंदा लगाने के बाद क्या अवेज करनी या MOQ ये चीज़ श्योर करता है कि जब वो आखिरी क्लासेस होंगी तो वो $100 की मेकिंग पे प्रोसेस पे चला जाएगा या पैसा अर्निंग के लिए तरफ चला जाएगा? यार हम तो गारंटी देने को भी तैयार हैं, लेकिन मसला ये होता है कि यार स्टूडेंट्स की जो वर्किंग है ना वो उस तरह से नहीं हो रही होती है। मेरे पास 40-50 साल वाले भी स्टूडेंट्स आए, मेरे पास कुछ आंटियाँ भी आई हैं US की, इंग्लिश आंटियाँ सीखने के लिए। मेरे पास 80-90 साल के कैनेडियन अंकल भी आए सीखने के लिए। तो बात ये है कि मैं उनसे वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। वो अपना शौकिया सीख रहे हैं कि यार हमने सोशल मीडिया पे देखा, हमें आप सही लगे, हमने आपको पैसे दे दिए, अब चलो हमें सिखाओ। अब मैंने उनको सिखा दिया, अब मैं उन लोगों पे दायरे अपना एक वो नहीं कर सकता कि भाई ये आपने करना ही करना है, ये आपने वर्किंग करनी ही पड़ेगी। ज़ाहिर है वो बर्निंग डिज़ायर नहीं है हर ना, किसी का अपना ज़ाहिर है यार, एक वो है। हमारे स्टूडेंट्स को भी मैं कितना ही फोर्स कर लूँगा, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर खुद चाहत नहीं होगी कोई चीज़ करने की तो नहीं करेगा। हमारे स्टूडेंट्स में कुछ आए थे, भाई हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे, फिर लोग हमें ही चैनल्स पकड़ा देते हैं पैसे दे के साथ कि भाई आप लोग ही चला लो, हमें प्रॉफिट दे देना इसका। हाँ, तो ये इन्वेस्टमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है? इन्वेस्टमेंट हमारा पे पार्टनरशिप वाला सीन होता है। उसमें MOQ ऑटोमेशन आपका 50 से 60% का, 50 से 40% का पार्टनर बनता है। उसमें हमारी भी परसेंटेज शेयरिंग होती है, वर्किंग सारी फिर हम लोग करते हैं, आप उसमें प्रॉफिट एंजॉय करते हो। मतलब स्लीपिंग पार्टनर अगेन? स्लीपिंग पार्टनर आप कह सकते हो। आपको अपडेट्स वगैरह सब चीज़ें हमारे एंड से मिल रही होती हैं। प्रॉपर चैनल हम आपका US से ही स्टार्ट करते हैं, नीच भी हम ही डिसाइड करते हैं, आपको अपडेटेड रखते हैं हर चीज़ में, सब चीज़ें हमारे एंड से होती हैं। तो आपके एसेट्स बिल्ड हो रहे होते हैं इस वक्त हमारे पास हैं। उसके लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? यार उस पर हमारी स्टार्टिंग $1,000 से $1,500 की है, और कुछ हमारे एक्सक्लूसिव पैकेजेस हैं जो $2,500 से $3,000 के भी हैं, और ROI जिसमें हम 90 to 95% सक्सेस रेशो देते हैं। और ROI क्या है? ROI इसका विद इन 6 to 8 मंथ्स में आता है आफ्टर मोनेटाइजेशन, क्योंकि चैनल आपका फ्रेश से हम स्टार्ट करते हैं, मोनेटाइज नहीं लेते। तो एक मोनेटाइजेशन को हम नॉर्मली प्लान कर लेते हैं 4 से 5 महीने की। अगर कोई 3 लाख रुपए लगा रहा है, एग्जाम्पल है, 3 लाख रुपए मैं अवेश भाई को देता हूँ, मैं 6 मंथ तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा, राइट? 6 महीने के बाद मुझे क्या मिलने लगेगा, क्या एक्सपेक्टेशन? ये तो अब देखें ना चैनल की परफॉर्मेंस पे है ना। हमारा जो नॉर्मली टारगेट होता है वो 6 महीने के बाद $1,500, $2,000, $2,500 के रेवेन्यू का होता है। और वो 50-50 होता है? वो 50-50 होता है, 60-40, मतलब जो रेवेन्यू, मतलब साल में मेरे पैसे बाहर हैं और फिर मैं भाई हमारे पास एक इन्वेस्टर है जिसके मेरे पास 4 चैनल चल रहे हैं, और वो है UK का, यस। तो उसकी सारी इन्वेस्टमेंट्स बाहर, मतलब उसने मल्टीप्लाई किए हैं अपने चैनल्स को। तो उसकी तो मतलब उसकी पर्सनल देखें थिंकिंग, मेनली बाहर वाले बंदे की ना थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। वो लॉस से नहीं घबराता। अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है ना, मैं भी कल को बिजनेस कर रहा हूँ, कोई चीज़ कर रहा हूँ, मैं भी चैनल स्टार्ट करता हूँ, तो भाई हमारे भी लाखों रुपए लग जाते हैं। तो अब ये नहीं है, अब YouTube मेरी अपनी कंपनी नहीं है, मैं MOQ ऑटोमेशन चलाता हूँ। मैं YouTube पे काम करना कैसा है ये जानता हूँ। YouTube मुझे पैसे जो कितना है बना वो के देगा, कितना बना के देगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं YouTube का एम्प्लॉय नहीं हूँ। सही है। आज अगर मेरी YouTube का मैं एम्प्लॉय होता तो फिर तो क्या ही बात होती। सही बात, सबके ही प्रॉफिट बना के दे रहा होता भाई। तो बात यह है कि चीज़ें ऐसी हैं, हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग के लिए चीज़ करनी चाहिए। पोटेंशियल बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उस पर काम करना चाहिए, और लोग इन्वेस्टमेंट करके इसकी तरफ आएँ तो ये बड़ा एक बेनिफिशियल बिजनेस है। हमारे पास बहुत से मेजोरिटी लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं होता। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो फिर वो जाते हैं डन फॉर यू की तरफ कि उनके लिए कोई कुछ काम कर रहा है। वो स्लीपिंग इन्वेस्टर हैं, महीने में 1 दिन या 2 दिन कॉल पे आ जाते हैं, मैं ही उनके साथ कॉल पे जाता हूँ, बात कर लेता हूँ कि भाई ये अपडेट्स हैं, इस तरह से हम चीज़ों को प्लान कर रहे हैं फर्दर, ये हमारा ये है गोल। और टीम हमारी लगी हुई होती है, यूनिट्स में चैनल जाते हैं, काम करते हैं, वहीं से ही इन्वेस्टर की अपनी लोकेशन से ही चैनल चल रहा है। एनीडेस्क वगैरह पे US का एक्सेस मिल जाता है, उसके ही सिस्टम पे चैनल चल रहा है, हम यहाँ से बैठ के एक्सेस करते हैं, वर्किंग कर रहे हैं, अपलोडिंग कर रहे हैं, इस तरह से चैनल। अच्छा, VPS एंड VPN का क्या कॉन्सेप्ट है? VPS हम यूज़ करते हैं, VPN हम यूज़ नहीं करते।
यूट्यूब पे। VPS मतलब एक रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, आपको RDP मिल जाती है, उस पर आप पूरा US के ब्राउज़र के अंदर चैनल चलाते हैं। बट उससे भी ज़्यादा रनिंग ये है कि एक बंदा ऑलरेडी जो US में बैठा हुआ है वो अपना एक सिस्टम खोले और उस सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको डाउनलोड करे और फिर हम उसकी तरह यहीं से कनेक्ट करें। तो यानी कि ये एल्गोरिथम पे हेल्प करता है कि अगर हम US से वीडियो अपलोड करें तो वो US पे ज़्यादा चलेगी, कह सकते हैं, थोड़ा बहुत करता है, कह सकते हैं। हमें अभी तक हमारे जितने भी चैनल्स बाहर से चल रहे हैं उसमें हमें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी रीच गिरते हुए नज़र नहीं आई। वो अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, मेरा ना एक इन्वेस्टर वाली टॉपिक के रिगार्डिंग एक सवाल था कि जैसे आप बता रहे हैं कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, देन आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप फिर वो परसेंटेज सेट करते हैं। आज सारा काम आप कर रहे हैं, बट देन द प्रॉफिट इज़ लाइक गेटिंग 50-50 या 60-40 या जो भी नंबर्स है। तो वही अगेन पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव कि जब आप यही कर सकते हैं तो वाई रन अ कंपनी एंड यू नो डिवाइड द प्रॉफिट्स वेयर लाइक यू कुड कीप ऑल ऑफ द प्रॉफिट्स टू योरसेल्फ एंड ग्रो योर कंपनी इवन मोर। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बिल्डिंग करना कोई हर्ज तो नहीं है। हम तो ऐसे कोर्स भी बेच रहे हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है। पार्टनरशिप में देखें, हम कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ। और बहुत से शुरू में ऐसा होता था कि हमने पार्टनरशिप वाला सीन भी एक वक्त में बंद कर दिया था। हम अपने चैनल पे फोकस कर रहे थे, कोर्सेज हमारे चल रहे थे क्योंकि वो एक रनिंग प्रोडक्ट है, वो बिक रही है। तो ये था, पर लोगों ने मेरे पास कुछ इन्वेस्टर्स आए थे जिन्होंने खुद से ही कहा कि भाई मेरे पास ये अमाउंट पड़ी हुई है, ये लेके मुझे सिर्फ टेस्टिंग पे दिखा दो कि चैनल कैसे चल रहा है। चैनल माशाल्लाह से अच्छा चल गया, 2-3 महीने में अच्छा चल गया। यार आप ये भी सोचो ना, सॉरी मैं अवैस भाई आपकी बात कट कर रहा हूँ, लेकिन आप ये भी सोचो ना कि अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको साल बाद अगर मतलब अभी 4.5 लाख रुपए तोला चल रहा है, राइट, 1 साल बाद जाके वो शायद 5 लाख का हो जाएगा। तो आप अगर 4 लाख रुपए अगर पार्टनरशिपिपिंग कर रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली हर किसी का माइंडसेट अलग है, लेकिन आप साल में जो है 4 लाख लगाने के बाद 20 लाख रुपए निकाल रहे हो, तो क्या बुरा है? तो नहीं, लेकिन मेरा सवाल वॉज कि इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से सही आइडिया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि MOQ अगर ये रन कर रहे हैं एज अ कंपनी, तो एज अ कंपनी वाई एंड में जब ये पूरा चैनल बना के दे कैन जनरेट इतना रेवेन्यू एंड दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, वो खुद करेंगे 95% माशाल्लाह एक्यूरेसी है, तो वाई एट द एंड ऑफ द डे स्प्लिट द प्रॉफिट्स वेयर यू कुड जस्ट यू नो राइट, जितने ज़्यादा इन्वेस्टर होंगे उतने ज़्यादा चैनल, उतने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन। पैसा तो वहाँ से ही बना रहे हैं ना हम, तो पार्टनरशिप फी से ही पैसे बना रहे हैं, हम प्रॉफिट से ही पैसे बना रहे हैं, हम इन्वेस्टर से ही पैसे कमा रहे हैं। तो और इन्वेस्टर का भी फ़ायदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि MOQ ऑटोमेशन ही अर्निंग कर रहा है। $10,000 रेवेन्यू जब जनरेट होता है तो $6,000 इन्वेस्टर के पास जाता है, उसका 60% के हिसाब से। और देखो एक चीज़ है, हमारे अपने चैनल चल रहे हैं, कंपनी के एसेट्स, कोर्स हमारा चल रहा है, पार्टनरशिप टर्म हमारी अलग चल रही है, टूल हमारा अलग चल रहा है। तो मुझे बताया कि क्या इसमें कोई बुराई है? इसको मैं और इजी कर देता हूँ, मुझे पता है इसका सवाल थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर सब भाई आप ये भी सोचो कि अगर एक बंदा है वो अगर किसी इन्वेस्टमेंट को ऑनबोर्ड कर रहा है, तो इनके पास भी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इनको भी तो एक बंदा हायर करना है, उसको भी तो जॉब मिल रही है। हमारे पास तो टीम, हाँ पार्टनरशिप में आप कह सकते हैं हमारी टीम काफ़ी बड़ी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पिछली बार आया था तो हमारी इतनी बड़ी टीम नहीं थी। एग्जैक्टली, माशाल्लाह तो कंपनी टीम, हाँ कंपनी पूरी वो है ज़ाहिर है। और यूनिट्स में जिस तरह मैंने कहा, तो यूनिट्स में 2-2 बंदे के बाद 10-10 12-12 चैनल असाइन होते हैं, एक बंदा 8-8 10-10 चैनल चला रहा होता है माशाल्लाह। और स्लीपिंग पार्टनर अगर कोई बन रहा है यार, उसको अगर साल के अगर महीने के $400-500 मिल रहे हैं, $1,000 मिल रहे हैं, पूरी एग्रीमेंट की बेस पे काम होता है। ऐसा नहीं है कि देखें जब एक बंदा हमारे साथ ज्वाइन होता है ना, तो उसके साथ एक एग्रीमेंट पूरा साइन होता है, टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखी हुई होती हैं। इवन के चैनल ना चले तो हम 50% रिफंड भी देते हैं, ये भी हम एग्रीमेंट में लिखते हैं कि भाई 50% आप रिफंड ले लेना, क्योंकि हम गारंटी नहीं होती, 100% सक्सेस रेशो नहीं दे रहे ना। चैनल तो भाई मैंने प्रॉमिस नहीं करता, वो तो हमने देखे अपने भी चैनल चलाया, वो भी नहीं चलते हैं, तो ये तो है। लेकिन इन्वेस्टर का सेफ साइड ये है कि 50% उसको रिफंड भी मिल रहा है उसकी अमाउंट का, तो वो उस पर भी एग्री कर जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन में ये होता है कि भाई हम चीज़ें चलाएंगे, एट दी एंड आपके पास प्रॉफिट उतरेगा। अच्छा, अब आप ये भी देखो कि हमारे पास भी कंपनी में एक वो है कि पैसा सारा उतर इन्वेस्टर के पास रहा है। अब वो इन्वेस्टर हमें देगा या नहीं देगा, ये बात की भी गारंटी नहीं है। और ऐसा हुआ है, बैंक अकाउंट उसका लगा हुआ है, तो पे आउट सारा उसके पास आ रहा है। MOQ ऑटोमेशन का अपना बैंक अकाउंट हम नहीं लगाते और ना इन्वेस्टर हमें अलाउ करेगा, और हमें लगाना भी नहीं है।
बीच में हुई थी हमारे साथ चीज़ें, मैंने पिछले पॉडकास्ट में इनको बताया था भाई, पंजाब के कुछ लोगों ने जो हमारे इन्वेस्टर्स थे पूरा पे आउट लेके चले गए, $2,500-3,000 का एक पे आउट था, वो लेके चले गए। रोने लग गए कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया। अच्छा, वो फिर जाके सोशल मीडिया पे नेगेटिव फीडबैक दे रहा है कि हमने काम करना छोड़ दिया। तो भाई तुम जब हमारा पे आउट हमें नहीं दोगे तो हम वर्किंग रोक ही देंगे ना। तो ये होती हैं चीज़ें, और नेगेटिव रिव्यूज़ भी आते हैं भाई, हमें आज भी आते हैं, हम फेस करते हैं। बट मेरा सिंपल है कि नेगेटिव रिव्यूज़ में ना आप अपना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अगर एक कंपनी रन कर रहा हूँ ना, देखें एक फाउंडर की बेस पे मैं बात कर रहा हूँ ओपनली कैमरे पे, कि इफ़ आई एम रनिंग अ कंपनी ना, तो मैं सारी चीज़ों को फेस करने के लिए बैठा हुआ हूँ। मेरे पास एक बंदा अपना मसला लेके आएगा तो मैं उसको ज़ाहिर है बैठ के सुनूंगा और उसको हल करूँगा, सॉल्यूशन निकलता है चीज़ों का। अब एक बंदा मुझे सोशल मीडिया पे ट्रोल किए जा रहा है और मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई आजा मुझसे बात कर, और वो नहीं कर रहा है, तो मैं उसको क्या समझूंगा कि वो बंदे को मज़ा आ रहा है मुझे ट्रोल करने में, उसको अपने मसले और हाइप मिल रही है उसको, और उसका रियल केस देखा जाए तो उसका कोई मसला है ही नहीं, वो सिर्फ मुझे ऐसे ही बदनाम वो सिर्फ हाइप बैक कर रहा है। जेलसी फैक्टर भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। और मैंने इन चीज़ों को कभी भी नहीं देखा है इतना ज़्यादा, ना मैं कभी टेंस हुआ। हमारे पास इन चीज़ों में भाई इतने हम लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें नहीं मिलता देखने का। अच्छा, कंपटीशन है अवेस मतलब मॉक का? एमओ की ऑटोमेशन का तो कोई कंपटीशन नहीं है पाकिस्तान में। नहीं सर, नहीं, हो ही नहीं सकता। मतलब कोई और भी नहीं है कि ऐसा लग रहा हो कि चलो कोई और यूट्यूब ऑटोमेशन पे कर रहा है, या आप देख रहे हो, आपको तो आइडिया होगा इन सब? लोग कर रहे होंगे लेकिन कंपटीशन में तो कोई नहीं है। लाइक इट्स सेफ टू से कि पायनियर ऑफ एआई ऑटोमेशन पाकिस्तान में इज एमओक्यू। ये तो लोग कहेंगे, मैं खुद से नहीं कहता। नहीं हूँ मैं, ये तो लोग कहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी तक हाईएस्ट आरपीएम कितना टच किया आपने, या सीपीएम के जो आपके पास मतलब आपने खुद जनरेट किया हो? आरपीएम $900 का, मेक मनी ऑनलाइन की नीश पे वन टाइम $900 का। अबे भाई क्या कह रहे हैं? लेकिन उस पर 1000 व्यूज़ नहीं आए थे। सुन लें आप, पूरी स्टोरी तो सुने ना। उस पर $900 का आरपीएम आया था, 1000 व्यूज़ नहीं आए थे उस वीडियो पे, और वो वीडियो पे आज भी 1000 व्यूज़ नहीं आए हुए हैं। जब आपके व्यूज़ बढ़ते हैं ना इतने हाई आरपीएम पे, तो आपका आरपीएम नीचे आ जाता है, वो ग्राफ अप एंड डाउन हो रहा होता है। तो कितने व्यूज़ हैं? वो जब वीडियो स्टार्ट हुई तो 14 व्यूज़ थे उस पर। 14 व्यूज़ पे 900 मार दिया था? नहीं, आप समझे नहीं, आरपीएम था 900। आरपीएम मिलता है 1 के व्यूज़ पे 900। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। 14 व्यूज़ पे बना होगा कोई 30, 40, 50 कुछ ऐसा एक फिगर बना होगा। फिर जब वो वीडियो ऊपर जाना शुरू हुई ना, तो वो $900 का आरपीएम आया 700 पे, फिर वो नीचे और आया, नीचे आया, तो वो एटलीस्ट आते आते $200-250 पे आ गया। $200-250 भी बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। फिर भी वो वीडियो ने 1000 व्यूज़ हिट नहीं किया, वो 600-700 पे रुक गई थी। तो उस वीडियो ने भी हमें अच्छा कमा के दे दिया था। वो उस पर क्या हुआ था कि वो मेक मनी ऑनलाइन की नीच थी, और ये मैं आपको 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आई थिंक। हाँ, इतना ही था। हमारा आरटीसी में ऑफिस था, यस। उसमें मुझे आया था मेक मनी ऑनलाइन की नीच पे, और मैंने मिड रोल एड्स कुछ ज़्यादा ही लगा दिए थे। तो मिड रोल एड्स जब आप लगाते हो तो आपका आरपीएम इंक्रीज़ होता है, ये ट्रिक है। और ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे टीच भी की हुई है कि आपको मिलता है एक अच्छा आरपीएम अगर आप लग के उस पर मिड रोल एड्स असाइन करो, और ये बहुत कम ऐसा होता है। एनिमल की नीच पे मुझे हाईएस्ट 76 मिला अब तक का, जो मैंने देखा है लॉन्ग वीडियो पे, अभी रिसेंट पे की बात है। और $500-600 भी देखने को मिले हैं। नॉर्मली जो आरपीएम्स होते हैं वो लोग अब ये ना समझ लें कि हम इस नीच पे काम करेंगे। देखें, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। नॉर्मली आपको अपने माइंड में रखना है $15, $20, $25 बस, या $50 इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। बढ़ता है तो अलग बात है, आपकी स्ट्रेटजी की हेल्प से वो फिर आपको कम व्यूज़ पे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। आपने वैसे कंसिस्टेंट आपके पास आरपीएम क्या आया है जो अगर हम देखें लॉन्ग फॉर्म वीडियो में? 35, 40, $45 जो आया ही आया है। मतलब ये आपका हाईएस्ट रहा है? हाँ, जो कंसिस्टेंट रहा हो कि बस ये इतना तो आता ही है, ये इतना तो आता ही है। और रेयर केस में तो फिर 900 तक भी हिट किया है। वो ज़िंदगी में से एक ही बार हुआ था, अभी तक इसके बाद नहीं हुआ। मतलब 72, मतलब अगर हम $50, मतलब $50 1000 ना, तो 1000 व्यूज़ पे। और उस पर व्यूज़ कितने आते हैं नॉर्मली? 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, टॉपिक पे भी डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा फिर व्यूज़ आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो आरपीएम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। 10,000 व्यूज़ भी आए तो उस पर आपका $500 अगर 1 लाख वीडियो आपकी कोई किसी ने टच करी है तो उस पर आरपीएम क्या बना है? $56-58 बना था 1 लाख पे। $5-6 का उसने रेवेन्यू एक वीडियो निकाल के दिया। नाइस यार। मतलब मैं सिर्फ ये इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ, लोगों को वैसे पता नहीं होता, लेकिन जिनको पता है, जिनको नॉलेज है, वो समझ जाएंगे कि मतलब आप आराम से 32 या $30 का भी एक रेशो। हमने शॉर्ट्स की एक वीडियो पे बॉडी कैम की नीच थी, 2.5 से 3 मिलियन व्यूज़ पे हमने तकरीबन कोई $400-500 हिट किया था। क्या बात। शॉर्ट्स पे इतना आसान नहीं है।
शॉर्ट्स पे इतना आसान नहीं होता, और शॉर्ट्स पे ऐसी कुछ निश्चित है जिनके RPM ज़्यादा होते हैं तो आपके पैसे बन जाते हैं। तो लोगों को लगता है शॉर्ट से पैसे बनते नहीं हैं, बनते हैं शॉर्ट से पैसे, लेकिन कंसिस्टेंसी का गेम है और क्वांटिटी का गेम है। उस पर जितना आप क्वांटिटी की तरह काम करोगे, रिटेंशन उतनी आएगी, उतने आपके ज़्यादा पैसे बनेंगे। अच्छा अवेश भाई, आपने एक पॉइंट डिस्कस किया ट्रैवलिंग। इस साल आप ट्रैवलिंग करने लगे हैं, यहाँ प्लान कर रहे हैं आप? प्लानिंग है। हाँ, तो क्या प्लान है कि ट्रैवलिंग में कहाँ कहाँ किन किन कंट्रीज़ की तरफ जाने का सोचा है? यार मेरी ख्वाहिश है कि सबसे पहले तो इस वक्त जो है ना वो उम्रा करना है माशाल्लाह। इस साल इंशाल्लाह, और ये अल्लाह पाक ने चाहा तो होगा। इंशाल्लाह। बाकी जो मुझे UAE जो है वो एक्सप्लोर करना है। कंटेंट क्रिएशन की मार्केट है, हमारे यूट्यूब का तो बहुत बड़ा एक वो है। सिंगापुर मुझे जाना है, वहाँ मेरी ख्वाहिश है, यूट्यूब का ऑफिस है वहाँ। मेरे एक फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं कह सकते, एक इन्वेस्टर कह सकते हैं आप। उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि आप यहाँ पर आएँ तो हम मिल के विज़िट करेंगे कंपनी को, कोई अंदर से रिसोर्स निकलवा लेंगे। तो ये मेरी कुछ प्लानिंग्स हैं। बाकी नॉर्मल घूमना फिरना तो है ही, चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन ये है कि हम काम से टाइम निकाल सकें तो फिर इन चीज़ों पे काम होगा। हाँ यार, अगर आपकी वहाँ पे मुलाकात वगैरह हो तो एक पॉइंट उनको बोलें यूट्यूब आप पाकिस्तान में भी लेकर आ जाएं यार, ऑफिस वगैरह खोल दें। ऑफिशियली यूट्यूब आ जाए हाँ, पाकिस्तान यहाँ में पर तो। असल में मसला है ना, वो शीशे तोड़ देते हैं यार। ये बड़ा मसला है। ये बड़ा इशू है कि अगर कोई अल्लाह ना करे कोई यूट्यूब पे कोई किसी ने वीडियो डाल दी, पता चले यूट्यूब को ऑफिस को ही आग लगा हाँ, ये बड़ा इशू है, और यहाँ के लोग बड़े भाई बड़ा खतरनाक माइंड लेके बैठते हैं। तो मैं तो कहता हूँ वो बाहर हैं तो बाहर ही सही है, यहाँ दे। आना हाँ, यहाँ आ गया तो पता चले उन्होंने बैन ही कर दिया। हाँ, बैन ही कर देंगे इस तरह की चीज़ें, क्योंकि भाई बड़ा अलग दिमाग खोपड़ी है यहाँ पर। ऐसा ही तो है। भाई दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा, बंदा यहाँ से जाके मिल ले उनसे, वो ज़्यादा सही है। यार मतलब पाकिस्तान में कौन कौन से क्रिएटर अच्छे लगते हैं अवेश को? किस सेंस में, मतलब क्या नीश हो? कोई भी, मतलब पर्सनल आपको फेवरेट कि यार यार पसंद है। आप देखते हो उनके कंटेंट को, देखते हो यहाँ सीखने को मिलता है, यहाँ नॉलेज मिलती यार है। बिजनेस में अगर मैं आपको बताऊँ, बिजनेस के उस पे तो वकार जगह सही। क्रिप्टो के हवाले से, और जिस तरह से वो उन्होंने चीज़ों को वो किया हुआ है। अभी तो वो वज़ीर आज़म बनने की कोई ख्वाहिश रख रहे हैं। होगी, हाँ बिल्कुल ख्वाहिश है। वो तो मैं देखता हूँ मैं उनकी हाँ, स्टोरीज वगैरह। तो वो हर किसी का देखें अपना प्लान होता है, लोग उनको भी कमेंट्स में बता रहे होते हैं कि भाई ऐसा नहीं, गोल है उसका, कर यार, सकता है भाई। इमरान खान साहब बन सकते हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो कोई भी बन क्यों सकता अचीव नहीं कर सकता? उसके अंदर मुझे नज़र आता है पोटेंशियल, वकार जगह जैसे बंदे के अंदर कर सकता है। बाकी इरफान जुनेजो का कंटेंट मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका, जो कंटेंट क्रिएट वो कर रहा होता है। नई चीज़ लेकर आता है। नई चीज़ लेके आता कॉफ़ी के बारे में क्या ख्याल है? कॉफ़ी अभी स्टार्ट की है, उन्होंने ट्राई करनी है, लेट्स ट्राई सी। करनी हाँ, है। ये है कि प्राइसिंग उन्होंने बड़ी अच्छी लोगों के साथ बहुत से रखी हुई reasonable है। रखी अच्छा हुई है, है। एक अच्छी सोच के साथ स्टार्ट किया है कि मुझे सिर्फ पैसे ही नहीं कमाने हैं, मुझे अपनी ऑडियंस को भी देखना है, तो अच्छा है। और बाकी यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर, अभी तो नाम भी नहीं आ रहा। जुनैद भाई कैसे लगते हैं? उनके साथ तो पॉडकास्ट किया आपने। जुनैद अकरम मुझे बहुत अच्छी वो लगती है भाई, उनकी पर्सनैलिटी है माशाल्लाह। और जब उनसे मुलाकात हुई थी तो बहुत अच्छे तरीके से वो मिले थे, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। उनका भी चैनल मैंने देखा था, उन्होंने दिखाया था मुझे कि ये हमारे रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, तो अच्छा था बड़ा। एक वो है, उनका भी कंटेंट एक नेक्स्ट लेवल कंटेंट होता है, और पॉडकास्ट को पूरे पाकिस्तान में इन करने वाले ही वो थे। मुझे ऐसा लगता है। ऐसा ही है। पायनियर्स में से हैं। ऐसा ही है। मुज़म्मिल हसन का कंटेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो भी जो दुबई में मूव हो गए, उनके बड़ा अच्छे पॉडकास्ट होते हैं। बाकी रामेश शाफा है, क्या नाम है उनका? रामेश, उसका क्रिप्टो कंटेंट बड़ा अच्छा है, उसकी थिंकिंग मुझे रील्स वाइज बड़ी अच्छी लगती है। ओवरऑल कंटेंट वो बड़ा अच्छे से बनाता है। और मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो हर चीज़ में ना एक चीज़ ये मेंशन करता है कि भाई तुम्हें नमाज़ें पढ़नी, और ये जो मेंशन करता है ना कि भाई तुम्हें इस चीज़ से रिटर्न ये मिलेगा, वो बड़ा एक अच्छा लगता है। ये तो स्पिरिचुअलिटी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो वो बस हैं, और बाकी और भी यार बहुत क्रिएटर्स हैं जिनको हम किस किस का ही नाम लें। अच्छा, जुनैद भाई के साथ जब आपका पॉडकास्ट हुआ था तो ऑब्वियसली ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो जुनैद भाई का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से उनका क्या स्टैंड था? क्योंकि वो क्रिएटर है, टॉप क्रिएटर्स में से। जुनैद भाई से मैंने ये सवाल किया था कि यार आप ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे? उनके पास तो माशाल्लाह रिसोर्स है, टीम है, हर चीज़ है। तो उन्होंने शायद ये कहा था कि यार हमने ट्राई किया, या फिर उन्होंने शायद ये कहा था कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं बस दूसरी चीज़ों में मतलब उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, एक वो है, और भी बहुत प्लान्स उनके लगे हुए होते हैं। बट मैंने उनसे ये चीज़ पूछी ज़रूर थी, और जब मैंने ये बातें बताई थी उनको ऑटोमेशन के हवाले से, तो वो काफ़ी उन्होंने एक अच्छे तरीके से रिएक्ट किया था कि यार इस तरह भी होता है। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी चीज़ मेंशन की थी कि बहुत सी यूट्यूब की ऐसी चीज़ें थी जो उनको खुद भी नहीं पता थी। तो मुझे बड़ा एक अच्छा लगा था उनसे मीटिंग करके। मेरा एक
सही बताऊँ तो मेरा एक प्लान था, एक ख्वाब था कि जुनैद अकरम के सामने भी, क्योंकि हम ज़ाहिर है बहुत छोटे थे तब से उनकी वीडियोस वगैरह देखते हुए आ रहे हैं भाई। वो अजमान में भी जो वीडियोस वगैरह उनकी होती थी तो वो आज भी हम देखते हैं, तो एक अच्छा कंटेंट, प्रॉपर फैन मोमेंट था, अच्छा सीन था। हाँ है भाई, हम उनके फैन बिल्कुल हैं, ऐसा ही है, इसमें बिल्कुल कोई ऐसा शक नहीं है। तो ये है कि अच्छी मुलाकात रही थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये था कि टाइम, मैंने एक चीज़ उस बंदे में देखी है कि वो अपने काम में उलझा रहता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें वो इतना उलझे हुए थे, जो इनको बुलाया भी तो वो बहुत देर बाद जवाब, मतलब एक बंदा अपने काम में लगा हुआ है दायरे, तो बहुत फोकस्ड है वो बंदा, और रहना भी चाहिए अपने काम को लेकर। हाँ, ये बात तो फैक्ट है अच्छी भाई। बात है ये। सो अवैस भाई, जाते जाते ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, पहले ये ऑडियंस पे आते हैं वापस, लेकिन एक चीज़ बताएं कि आपके टॉप, मतलब समझ लें स्टूडेंट में से अभी तक कौन चल रहा है? लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि इस बार कोई मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई फीमेल स्टूडेंट स्पेशली आपको दिखी, और उनका फ्लो कितना है? या मेरी एक फ़ीमेल स्टूडेंट है जो इस वक्त महीने के $1000 से $1200 कमा रही है। आज भी मुझसे कांटेक्ट में है, अपने चैनल को मुझे दिखाती रहती है, और नंबर ऑफ़ चैनल्स अपने बढ़ाने पे उसका वो है। 3-4 चैनल्स उसने और स्टार्ट कर दिए हैं। कोर्स लिया था, राइट? या वो आप कह सकते हैं कि उसने मुझसे कोर्स, मैं नहीं कह सकता कि उसने मेरे से फुल कोर्स लिया हो, पेड कंसल्टेशन ली थी उसने मुझसे, और वो आज भी कंसल्टेशन लेती रहती है। लेकिन अब ये है कि वो मेरी स्टूडेंट है, तो अब हम उससे चार्ज नहीं करते उस तरह से, और चीज़ें हम गाइड कर देते हैं। तो हमारे लिए वो एक मोमेंट होता है कि भाई एक हमारी सक्सेस स्टोरी निकली एमओक्यू ऑटोमेशन की। बाकी जो लड़कों में देखा जाए तो यार उसमें भी हैं, $3-4 भी कमाने वाला बंदा एक है जो महीना उन्होंने निकाला है। एक मेरी स्टोरी थी जिसने $12,000 भी कॉपीराइट कंटेंट से निकाले थे। उसने कहा स्ट्रेटजीज हम आपकी अप्लाई कर रहे हैं, इसमें सब चीज़ें बंद भी हुए, उसके चैनल्स काफ़ी थे। स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी खुशी होती है कि जब आपका स्टूडेंट आपसे सीख के आगे निकला हो, ऐसा ही है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हो कि मैंने आपसे सीखा है। ये मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी बात है। तो लाइक सबसे बीइंग अ हाईएस्ट टीचर अच्छी मोमेंट थी है कि स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी दुआ है कि भाई वो और भी अच्छे से कमाएं और अर्निंग करें। अच्छा, हाईएस्ट मतलब अभी तक स्टूडेंट कितना अचीव कर सका, जो मतलब सक्सेस स्टोरी में अगर आप ऐड करें? $12,000 बताया ना। $12,000 किसने? $12,000 यार एक मेरा, आप कह सकते हैं बांग्लादेशी स्टूडेंट था, उसने निकाले हैं। मुझे लगा 1200 बात कर रहे हैं। $12,000 ऑलमोस्ट $12,000 $50 लाख रुपए। $12,000 एक बंदे ने निकाले हैं, और उसने बड़ा एक मंथ में। एक मंथ में। यार बहुत सी चीज़ें देखिए मोनेटाइज होते हैं, तो बीच में मुझे किसी ने जो है वो गिफ्ट भी भेजे थे, किसी ने कुछ कपड़े भी कभी भेजे हैं, किसी ने जो है वो मिठाइयाँ भी भेजी थी, चैनल मोनेटाइज हो गए थे। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार लोग इस चीज़ को वो करते हैं भाई, क्योंकि वो सिंपल था, वो इतनी बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं थी। ठीक है मोनेटाइज हुआ था, तो उसने बोला भाई मोनेटाइज हो गए तो हम आपके लिए मिठाई भेजेंगे। उसने मेरे ऑफिस के नीचे में गया था, तो गुलदस्ता वगैरह भेजा हुआ था भाई, उसने बोला आपके लिए हमने भेजेंगे। अच्छा, यूएस में जो पॉलिटिक्स के जो कंटेंट होते हैं उसके बारे में क्या रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं? अगर कोई उस पॉलिटिक्स नीश यार इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल अब नहीं है। यूके के पॉलिटिक्स नीश सही चलती है यूके की ऑडियंस में। अच्छा, लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था कि यूएस में जो है पॉलिटिक्स नीश काफ़ी वर्क करती है, काम कर रही होती है। कर रही थी। मेरा अपना चैनल बंद हुआ था, उसके बाद से मैंने काम नहीं किया उस नीश पे, पॉलिटिक्स पे। यूके पॉलिटिक्स पे करना चाहिए, ब्रिटिश एक वो अच्छा है, उस पर निकलना चाहिए। किंग कंटेंट बड़ा यूके में, ब्रिटिश किंग वगैरह, क्वीन कंटेंट ही बड़ा चलता है। और एक स्टोरी है मुझे अच्छा याद आया इससे, नॉट माई स्टूडेंट बट मेरे कांटेक्ट में थे वो, तो उन्होंने इस नीश से $1 मिलियन निकाला था यूट्यूब पे, पॉलिटिक्स से। नो ये किंग और क्वीन, इसको क्या कहते हैं यार? वही रॉयल फैमिली कंटेंट, एग्जैक्टली रॉयल फैमिली कंटेंट से उन्होंने $1 मिलियन निकाला। तो मेरे पास प्रूफ आए थे, उसने स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे मुझे। $1 मिलियन अ मंथ यार वन टाइम, ओवरऑल लाइफ टाइम की अर्निंग की बात करो, नॉट पर मंथ। अच्छा, बट स्टिल पूरा $1 मिलियन मतलब इतने सालों में, इतने सालों की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा। अच्छा, भाई मुझे उठवा लेगा। इतने सालों की बात कर रहा हूँ। बट स्टिल इतनी स्पेसिफिक नीश पे भी इतना बड़ा नंबर, मैं खुद बहुत हैरान हुआ था कि भाई, और उसको आरपीएम बहुत अच्छा आ रहा था। वो आज भी है राब्ते में मुझसे, लेकिन अब थोड़े जवाब वगैरह। वैसे एक आपस की बात है, मिस्टर बीस्ट कितने कमाता होगा? क्योंकि हमें तो एक्चुअल इनकम तो हमें आइडिया नहीं होती, लेकिन आप जाहिर सी बात है एक्सपर्टीज़ रखते हैं, सीपीएम आरपीएम में खेलते हैं आप, तो आपका क्या अंदाज़ा है? उनकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होती हैं 20-22 मिनट 25 मिनट। यार मिस्टर बीस्ट ना अपनी वीडियो पे कमाने से भी ज़्यादा लगाता है। अच्छा,
और मिस्टर बीस्ट के पास भी ज़ाहिर है कि पुरानी वीडियोस का एक वो है, तो कभी कभार कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो उसको इतना रेवेन्यू अर्न करके नहीं देती, जहाँ तक मैंने सुना है ट्विटर वगैरह की कुछ न्यूज़ पे, कि इतना रेवेन्यू नहीं कमा के देती जितना उसने लगाया है। लेकिन उस बंदे की एक बात बहुत अच्छी है कि वो अपने कंटेंट में पैसा लगाने में मानता है, ना कि उससे कमाने में। और आज इसीलिए वो सक्सेसफुल है कि वो अपने काम को पसंद कर रहा है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, वो अपना एक फ़न है उसके लिए कि यार मुझे पैसा लगाना है। देखें, पैसा लगाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है ना, कि वीडियो नहीं चली तो उसकी वीडियो 100-200 मिलियन तो हिट करती है व्यूज़ वाइज, लेकिन वो रेवेन्यू उसको इन रिटर्न बन के नहीं आता जितना वो पैसा लगा चुका होता है। बट ही इज़ इन्वेस्टिंग, और वो उसको 2 साल बाद कमा के दे रही होंगी। उसका वो वाला सीन है ना कि ही लव्स व्हाट ही इज डूइंग एंड ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, लेकिन वो पैसे के लिए नहीं कर रहा है। आप अपने काम से मोहब्बत करना शुरू कर दें तो बस मेरे ख्याल से फिर पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। हमने भी हम इंस्टाग्राम वगैरह पे क्यों, हमें ज़ाहिर है पसंद है ना ये चीज़ करना, तो बस कर रहे हैं। और ये है कि जितना आपको भाई इल्म बांटने से बढ़ता है, तो जितना आप सिखाएंगे उतना आपके भी इल्म में इजाफा होगा, अल्लाह पाक आपको ऑटोमेटिकली रिस्क दे देता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फॉर द ऑडियंस जो लोग, मतलब आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने आप को चीज़ों में इतना रखें उलझा के, काम के हवाले से जिम करें और काम डेली कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करें, अपनी फैमिली के साथ रहें, खुश रहें। और एमओ क्यू के लिए, मतलब की तरफ से हम मुझे ज्वाइन करें एमओ क्यू की तरफ से ये कि आप एमओ क्यू को ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं भाई। और ये है कि बजट आपका थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, हम थोड़े से महंगे हैं। नहीं, सही बात है, तो हकीकत यार, महंगा क्या है यार, प्राइस टू इट। और मुझे नहीं लगता यार, अगर कोई 40-50 हज़ार रुपये अगर कोई लगा के अगर उसको $200-300 पर मंथ मिलने लग जाए तो यार बुरे थोड़ी। और यार ये भी एक फॉर्म ऑफ स्किल सेट है ना, आप स्किल सेट पे प्राइस टैग तो नहीं लगा सकते। मैं आपके पूरे पॉडकास्ट में सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दें और कुछ काम कर लें। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात है ना, उस हिसाब से मुझे फ़ील आता है कि जो मेरी एज के लोग हैं, दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। देखें, दोस्तों में उठना बैठना कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है, बट कुछ प्रोडक्टिव भी तो आप करें ना। मैंने ऐसे देखे हैं भाई, फारिग बैठे होते हैं घर में, तो दिमाग फिर चार और तरफ जा रहा होता है। इससे बेहतर है कि अपने आप को कहीं उलझा के रखो चीज़ों में, कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो। अच्छा, क्या मतलब एज ब्रैकेट क्या होना चाहिए कि इंसान की लाइफ सेट इस एज तक हो जानी चाहिए? अगर इससे ज़्यादा अगर एक्सटीड होती है, मतलब ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, yourself are इतने यंग एंड माशाल्लाह पूरी कंपनी एंड एवरीथिंग। यार ये वाली प्राइस ब्रैकेट पे अगर आप कामयाब नहीं हो रहे ना, तो मतलब आप फेल हो रहे हो फिर। नहीं, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। वो अलग है, बस इसके बाद टेंशन वाली बात है। जब से अब ज़ाहिर है मैं इस एज में जो चल रहा हूँ, तो उसमें मुझे तो लोग मेरी एज का भी नहीं समझते, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है, मुझे लोग इसमें बड़ा ही समझते हैं। मैंने फीडबैक्स लिए हैं। मैं कितने साल का हूँ, आपको क्या लग रहा है? 24-25। हाँ, तो मुझे लोग 28 का भी कहते हैं, लेकिन मैं हूँ 20 का। मैच्योरिटी मतलब बात करने से शायद मैं हूँ 20 का। अच्छा, 20 साल। हाँ, मुझे अभी बताया था अवेश भाई ने ऑफ कैमरा जब मेरी बात हो रही थी। सरप्राइजिंग। हाँ, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, हालांकि दूसरी बार मिल रहा हूँ। मेरी रियल एज 20 है, तो मुझे लोग कहते हैं भाई 26-28 का। मैं उनसे सवाल करता हूँ भाई ऐसा क्या नज़र आ रहा है, तो बात वही है कि यार आपका एक मैच्योरिटी वो आपको खुद ब खुद ही आ जाती है जब आप पे जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं। वरना इस एज में हम भी शायद आज दोस्तों के साथ ही घूम रहे होते हैं। टीनेज लाइफ है और ये लाइफ खेलने कूदने की होती है। तो क्या उम्र होनी चाहिए अगर कोई मतलब अपने स्ट्रगलिंग फेज पे है, तो इस उम्र तक उसको अचीव कर लेना है, हर मतलब एक गोल होता है। इस एज के बाद ना उसको सीरियस हो जाना चाहिए कि नहीं यार अब बस बहुत हो गया, अब काम करना। 20 के बाद से तो यार थोड़ा सा लाइफ को सीरियस लेना शुरू कर देना चाहिए। हम तो थोड़ा जल्दी हो गए, लेकिन 20 तक बंदा इंसान एंजॉय कर ले। फिर 21 का जो एक टाइम पीरियड होता है ना, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ आ जाए बंदा, फजूल चीज़ों में टाइम वेस्ट करना छोड़ दे और अपनी लाइफ में ना हर चीज़ को परमानेंट करना है ये सोच रखे, टेम्पररी चीज़ों को लेके नहीं चलना है। कंसिस्टेंट रहे किसी भी चीज़ में, चाहे वो फैमिली के हवाले से हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से हो, चाहे वो आपकी बिजनेस लाइफ के हवाले से हो। फिर ये है कि आप थोड़ा सा मैच्योरिटी उसमें आ जाओ और इस तरह से आपकी लाइफ। यार अगर आपकी 20 साल है तो अभी तो मुझे लग रहा है ऑब्वियस भाई, अभी तो आप मतलब आपके अंदर एनर्जी इतनी है कि 10 साल 12 साल तो आप मेरे ख्याल से लाइक सो लॉन्ग टू गो, अभी भी बहुत कुछ अचीव करना है, अभी तो स्टार्ट है, समझ लीजिए। सर देखें 10-12 वॉट एवर जो भी चीज़ है, मैं सबको ज़ाहिर है ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में, बिल्कुल बेशक, बट मैंने एक चीज़ सीखी है ये कि यार आपकी जितनी भी एज हो जाए,
काम आपको नहीं रोकना चाहिए कभी भी अपना। आप जब तक कर सकते हैं आप करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और लेकिन आजकल ना जवान लोग ये जो कुछ ऐसे क्रिप्टो वाले हैं ना, वो कहते हैं कि हमें जल्दी रिटायरमेंट लेनी है तभी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने जल्दी रिटायरमेंट लेके कोई फायदा नहीं, क्या कर लोगे आप जल्दी रिटायरमेंट ले ली तो आपने कुछ किया ही नहीं लाइफ में। भाई लाइफ में तो इंसान तब उखाड़ता है जब वो 50 में भी काम कर रहा हो, 50 में भी काम कर रहा हो। और अभी मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी अगर आप 20 साल के हो और माशाल्लाह इस उम्र में आप मतलब आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, यू आर द पायनियर्स ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन इन पाकिस्तान राइट नाउ। और दूसरी बात ये है कि आप रिस्क ले सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप रिस्क ले सकते हो। टाइम लेवरेज होता है ना सबसे ज़्यादा, कि आपके पास वो एनर्जी जो एक 40 साल के बंदे के पास नहीं है। आप इसलिए रिस्क लेके फिर से अगर कुछ नहीं भी अच्छा हुआ तो आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन ट्राई समथिंग एल्स। लास्ट टाइम मैंने बोला था फेसबुक टिकटॉक पे क्यों नहीं आ रहे। मैं दोस्तों को यही समझा रहा होता हूँ जो हमारे न्यू एक आते हैं, हमारे जो फॉलोइंग वगैरह में भी हैं, उनको मेरा एक मैसेज यही होता है कि आपके पास टाइम बहुत है। मैं भी इसी एज में ही हूँ ना, ज़ाहिर है यार, हमने भी चीज़ें देखी हैं और फेल भी हुए हैं, बट खड़े हुए ना, ऊपर वाले के उस पर रखा, ज़ाहिर है दुआएं भी वर्क करती हैं भाई, बहुत सी चीज़ें हैं। आप दीन को ना भूल जाएं दुनिया के चक्कर में। ऐसा ही है यार अवेश भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अब ये पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन ये मेरे फेवरेट डिस्कशन में से है कि यार इस एज में इंसान सोचता है यार मैं पार्टी करने जाऊंगा, मैं कॉन्सर्ट में जाऊंगा, मैं चीज़ें चाहूँगा। हाँ, आप लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे थे, ये मोटिवेशन कैसे आएगी यार? ये मोटिवेशन नहीं आती। मैं भी ये मोटिवेशन तब आती है जब आप पे जिम्मेदारी पड़ती है, इससे पहले नहीं आती है। मेरे अपने कुछ दोस्त भी हैं जो नहीं करते, जिनको हम समझा के थक गए। देखिए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे पे जिम्मेदारी आई तभी मैं कर रहा था ना। शायद मेरा आज बाप जिंदा होता तो शायद मैं भी आज यहाँ नहीं बैठा होता। सच बात है ये, बिल्कुल सही। तो इसमें सामने वाले की भी कोई वो नहीं है कि यार तुमने कर लिया तो भाई ज़रूरी थोड़ी कि हम भी कर लें। हकीकत। लेकिन मेरा मैसेज सिर्फ ये होता है कि आप भले आप मैच्योर नहीं हो रहे, वो सब अलग बात है, आप एटलीस्ट किसी चीज़ में स्टेप इन तो करें। एग्जैक्टली। आप सिर्फ अपना टाइम यूँ वेस्ट कर रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे ये करना है लेकिन आप कर नहीं रहे, तो फिर ये वेस्ट ऑफ टाइम है। यार ग्लैमर तो आपको भी पसंद होता होगा ना यार, मतलब कभी ना कभी डिस्ट्रैक्शन तो होती होगी ना, तो हाउ टू ओवरकम, मतलब आपने किस हाउ डू यू मैनेज इट कि मतलब इतना काम से को लेके अपना डेडिकेटेड और ओरिएंटेड सोशल लाइफ को किस तरह आपने बाउंड किया? एग्जैक्टली यार डिस्ट्रैक्टेड मतलब किस सेंस में आप पूछें कि मुझे काम से कभी चिल करना है? जैसे यार मतलब आपने बोला यार आज पार्टी करने चलते हैं, पार्टी मींस के कॉन्सर्ट में चले गए। मेरा ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मुझे आई लाइक टू डू बिजनेस। मैं संडेज़ वगैरह में भी काम कर रहा होता हूँ, मुझे शौक़ है। मुझे हमेशा से ही शौक़ था कि मेरा एक ज़ाहिर बिजनेस हो, उसमें मैं काम करूँ। तो मेरे लिए सैटरडे संडे मेरे लिए कोई छुट्टी का दिन मैं नहीं समझता। होटल पे बैठ के चिल करना, ये सैटरडे नाइट एक तरह से दोस्तों के साथ गुजरती है, वो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम और ज़रूरी भी होता है। संडे थोड़ा सा हम फैमिली टाइम दे देते हैं, और ये है कि कमिटमेंट्स होती हैं ज़ाहिर है, तो वो फिर आप उस पर पीछे नहीं हट सकते। फैमिली को भी साथ लेके चलना है आपको हर चीज़ में, तो आप ज़ाहिर है उनके साथ है। मैं घर पे बड़ा हूँ तो ज़ाहिर है हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो ये है कि भाई काम को आप कभी भी वो ना करो, अपने काम को ना खुद से इग्नोर नहीं करो। ये सबसे बड़ी एक वो चीज़ है। आपने जहाँ अपने काम को इग्नोर कर दिया ना, वहाँ फिर आप नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन से आप बाहर निकले, कंफर्ट जोन मारना पड़ता है। अपनी लाइफ को आप बना के रखे चीज़ें। मैंने ये 2026 में गोल रखा हुआ था कि भाई के लाइफ थोड़ा सा अपने ना डे रूटीन बनानी है, और जिम वगैरह करके आप प्रॉपर्ली चीज़ें रखें, वो वर्क लाइफ बैलेंस लाना, वर्क लाइफ बैलेंस रखें। आप जिम जाएँ, खेलें, बुक रीडिंग करें, देख लें कुछ काम की मूवीज़। अच्छा, मुझे सुनने में आया कि रीडिंग से आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब मोटिवेशन ऑफ लेवल आपका काफ़ी बढ़ता है। हाँ, ये कह सकते हैं आप। मेरा जो स्पीकिंग पावर है वो रीडिंग से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, बिल्कुल कह सकते हैं। पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, और बुक रीडिंग से ये बढ़ता है। मैंने मूवीज़ में देखता हूँ, बिज़नेस मूवीज़ देखता हूँ। मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। सोशल मीडिया के हवाले से हो गई, वो बिज़नेस मूवीज़ हो गई, क्योंकि आपको पता चलता है ना मूवी में यार इसकी ये केस स्टडी थी, तो आप उससे भी बहुत कुछ सीख जाते हो। एग्जैक्टली। तो मैंने इस चीज़ों को थोड़ा सा अपने अंदर इसीलिए भी इम्प्रूव करने की कोशिश की। वरना आप मेरी शायद पहले की रील्स देखेंगे तो उसमें मेरा द बोलने का एक तरीका, उसमें और आज में शायद आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। एग्जैक्टली, ऐसा ही फील हो रहा है। हाँ, वो आपको शायद नज़र आएगा। तो ये है चीज़ें, इंसान अपने आप को खुद चेंज करता है, और कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता, इंसान अपने आप को खुद चेंज ही करता है। तो ये है सीन। सेल्फ बिलीव होना ज़रूरी है अपने अंदर। जिसको अपने अंदर बिलीव नहीं है वो खुद से कुछ कभी कर नहीं सकता। तो बिलीव रखना सबसे पहली चीज़ है। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फैसले लिए थे जो मुझे आज फील होता है कि यार शुक्र है मैंने ले लिए। वो मेरे लिए उस वक्त के लिहाज से अगर मैं आपको कहूँ ना,
तो वो मुझे डर था मेरे अंदर कि यार मैंने ये ले तो लिया, अब मैं कुछ कर भी सकूंगा या होता नहीं। है ना, मतलब कहीं ना कहीं डाउट होता है। हाँ बिल्कुल डाउट होता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पीछे पूरी फैमिली लगी हुई है भाई, ऐसा ही है। आप अकेले नहीं हो। आप अपना देखो, अकेला इंसान मैनेज कर लेता है, पीछे आपके साथ एक फैमिली लगी हुई है। तो आपको ये सोच के चलना होता है कि मेरा ये फैसला मेरे लिए ठीक हो और मेरी फैमिली के लिए ठीक नहीं है, तो फिर उसमें आप डाउन ही हो भाई, फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो इसीलिए कुछ फैसले ऐसे थे जो आज मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ ले लिए। जब लिए थे तब लग रहा था कि यार नहीं लेने थे, कि यार जल्दी कर ली बहुत। अच्छा, ये सही था आप लेकिन। अभी इस गाड़ी पे आए हैं, और जब आपने पहली बार कोई गाड़ी खरीदी सेल्फ अपने पैसों से, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? किस एज में ली थी और क्या गाड़ी थी? मदर के क्या रिएक्शन था या आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? यार अम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने सबसे पहले बताया उन्हीं को ही था, उन्हीं से डिस्कस हुआ था हर चीज़। और ये था कि मैं खुद भी अंदर से बहुत वो था कि यार एक चीज़ लेनी है। रिसेंट में लिए मैंने भी, ये इतना टाइम नहीं हुआ इसको। तो ये था कि ख्वाहिश थी मेरी, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, मैंने इसका नहीं सोचा था, मैंने इससे कम का सोचा था। लेकिन अल्लाह पाक वो कहते हैं ना, बेहतर का आप सोचते हो, अल्लाह पाक आपको बेहतरीन से नवाजता है। बेहतरीन से नवाजता तो है। लिटरली मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये मिलेगी। मैंने नाम नहीं ले रहा अभी मैं। हाँ, obviously, it's तो not- उसका था, तो बस ये है कि अल्लाह पाक का बहुत 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 शुक्र है कि उसने मुझे इस चीज़ से नवाजा। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली इतनी छोटी एज में अपनी गाड़ी, लाइक आपके टीनेज ईयर्स, और वो गाड़ी भी छोटी गाड़ी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि माशाल्लाह। मतलब इंसान सोचे। तो खैर अवेश भाई, आई एम इम्प्रेस्ड वंस अगेन, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप आए वापस, और ये मोटिवेशन है, और जो हमारे लिसनर हैं उनके लिए भी एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन है कि इंसान को रुकना नहीं चाहिए, इंसान को काम करना ज़रूरी है, और वो जिस फेस में है वो फेस को बस पकड़ के रखे, अल्लाह पाक उसमें बरकत लाजमी देगा। नेक नियति बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सारा आपके काम का जो भी फेल है ना, वो नीयत के ऊपर है। अगर आपकी नीयत साफ़ है ना, तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। अगर नीयत में कोई डाउट है ना कि यार मैं इससे कमा लूँ, इसके साथ मैं स्कैम कर लूँ, इसके साथ ये कर लूँ, फिर तो आप ये शॉर्ट टर्म कर लोगे, लेकिन ज़िंदगी में रुलते रहोगे। ये आपको सिर्फ सोच रखनी है। खैर, वंस अगेन एक्सपीरियंस विद एनसाइक्लोमीडिया कैसा लगा? पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आने वाले टाइम में भी कांटेक्ट में हम रहते हैं, ज़ाहिर चीज़ें हैं, तो वो अच्छा ही रहेगा माशाल्लाह। आप लोग दोनों होस्ट, आपसे तो मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है, बट आपसे पहले भी हुई है, और बीच में हम और भी चीज़ों में काफ़ी डिस्कशन चल रही होती है। तो ये है कि इंशाल्लाह आपको हमारे लायक कभी भी कोई काम हो, या हमें भी काम होगा तो हम जरूर सर तंग हम करते हैं लोगों को। यार मुझे भी अच्छा लगता है, मैं मेरी एक सोच बन चुकी है पिछले कुछ साल, 1.5 साल से, कि यार इंसान पैसा कमा लेता है, लेकिन आज के दौर में योर PR इज़ योर नेटवर्थ। मतलब आपका जो कनेक्शन है वही आपका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है, नेटवर्किंग बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत हेल्प आउट करती है चीज़ों में। Exactly. तो बस ये है कि हम कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करें। अवेश भाई ने भी कहा है, आप लोग भी करें, और अगर किसी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो ज़रूर करें। और यहाँ पे नीचे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करूँगा, मॉक के भी सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, क्रेडेंशियल मिल जाएंगे। आप लोग जाके इनके एक दफ़ा चैनल को गो थ्रू करें, इनसे सीखें। यूट्यूब ऑटोमेशन इज़ नेक्स्ट थिंग, जो आने वाले 2, 4 साल, 5 साल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है। अगर आप शॉपिफाई सोच रहे हैं, अमेजोन सोच रहे हैं, ये चीज़ें सोच रहे हैं, ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। आपने सबको देख लिया, पूरी मतलब समझ लो कि पूरा बिजनेस हब ही यूट्यूब पे आ चुका है। आपको न्यूज़ एंकर यहाँ पे दिखेंगे, आपको पॉलिटिशियंस दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्रिकेटर्स दिख रहे हैं, इवन क्रिकेटर्स। इनफैक्ट दिस इज एक्चुअली द नेक्स्ट बिग थिंग के बीच में शॉपिफाई का बहुत बड़ा मतलब वो बना था, और अब जो है ये आई थिंक इज द नेक्स्ट बिग थिंग, AI ऑटोमेशन आने वाले सालों में, कि हर कोई कर रहा होगा। ये देखो यूट्यूब से, अब देखो सोशल मीडिया एक ऐसा दौर है जहाँ पे लोग जो है क्या कहते हैं इन्वेस्ट करना चाहेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। वंस अगेन अवेश भाई, थैंक यू आप आए, और इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।